जय हिंद एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग को ये जो चैप्टर है ये बड़े अच्छे से आता ही होगा, क्योंकि हमारा जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है थोड़ा सा लेट हो रहा है। और अगर मैं अभी इस चैप्टर की शुरुआत की बात बोलूंगा तो इसमें हम लोग बहुत बेसिक बेसिक चीज पढ़ते हैं जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि हमारे जो ये मेटल एंड नॉन मेटल ये बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा कंपाउंड है कि एलिमेंट है, तो तुम मुझे पहले ये बताओ ये क्या है, तुम्हारे एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड। कंपाउंड। अच्छा, तो ये तुम्हारे एलिमेंट वाले कंपाउंड भैया। है। गधे, ये तुम्हारे एलिमेंट। एलिमेंट है। ठीक है, सुनो। हमारे मतलब क्या कहते हैं इस पूरे, मतलब क्या कहते हैं इस पूरे, मतलब क्या वर्ल्ड में बोल सकते हो, या फिर जो हमारे नोन जिनको हम जानते हैं, वो टोटल हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। या फिर जिसको तुम बोल देते हो कि भैया पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इस 118 एलिमेंट को अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो इसमें से केवल 98 वो हैं जो तुम्हारे नेचुरल हैं, मतलब कि तुम्हारे जमीन में पाए जाते हैं या फिर जो नेचुरल अकरिंग है। और 20 वो हैं जो तुम्हारे मैन मेड है, जिनको हमने खुद से ही बनाया है। ये चीज है। तो याद रख लो, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें 98 तो तुम्हारे नेचुरल है, 20 वो हैं जो तुम्हारे मैन मेड बनाए गए हैं। ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं इस 118 को देखता हूं, तो इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं किसी को मतलब क्या कहते हैं मेटल बोल सकता हूँ, किसी को मैं मतलब क्या कहते हैं नॉन मेटल बोल सकता हूँ, और किसी को मैं मेटोलाइट भी बोल सकता हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने कभी भी मेटोलाइट का नाम सुना है? नाइन्थ में पढ़ाया गया था, बताओ मुझे। हाँ मेटोलाइट का हाँ नाम भैया, सुना है? मेटलॉइड। क्या होता है हाँ, मेटल मेटोलाइट? और नॉन मेटल का मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर नहीं, मिक्सचर नहीं बोल देना। क्या बोल दोगे कि भैया कुछ प्रॉपर्टी उसके मेटल के पास भी हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी उसके पास मतलब क्या कहते हैं नॉन मेटल के पास भी नॉन हो मेटल के सकती पास है भी ना? हो ये सकती चीज है। मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मेटोलाइट्स में अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं तो वो है सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो होता है वो तुम्हारा एक तरीके का मेटोलाइट होता है। लेकिन इसको हम लोग नॉन मेटल की कैटेगरी में ज्यादा रखते हैं, है ना? किसकी कैटेगरी में है। ये रखते हैं? तांबे के बर्तन। हाँ, वो हाँ ठीक है, नॉन मेटल कैटेगरी में ज्यादा रखते हैं। तो मुझे बताओ पहले, ये जो मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे एलिमेंट और उस नंबर का क्लासिफिकेशन की कितने नेचुरल पाए जाते हैं, कितने तुम्हारे मैन मेड है, और वो 118 बेसिकली तुम्हारे किस 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 प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका क्या क्या नाम बोला गया है, वो ग्रुप। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारा मतलब एक गांव है जिसमें 118 लोग रहते हैं, और 98 वो लोग हैं जो उसी गांव के रहने वाले हैं, और 20 वो लोग हैं 20 जो मतलब जानवर क्या है। कहते हैं कि अलग 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 किसी गांव से आके वहां बस गए हैं। ये और बाद में पता चला कि यार उनमें 118 में से कुछ मतलब क्या कहते हैं मेटल कास्ट के हैं, कुछ नॉन मेटल कास्ट के हैं, और तुम्हारे कुछ मेटोलाइट कास्ट के हैं। ये ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इस तरीके से हो गया। अभी देखो, मेटल एंड नॉन मेटल जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ज्यादातर हम लोग डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो मेटल की डेफिनेशन बताओ, नॉन मेटल की डेफिनेशन बताओ, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी ही बताते हैं, है ना? क्योंकि ये पर्टिकुलर मेटल कुछ अलग तो है नहीं कि मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि नहीं भाई मेटल केवल सोडियम ही होता है और कुछ नहीं होता। भाई हमें मालूम है कि भैया पोटेशियम भी मेटल होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कलेक्टिवली मेटल की हम लोग एक तरीके से वो बताने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसकी डेफिनेशन बताने की कोशिश करते हैं। तो हम भी अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ टर्म्स है उनके बारे में जानूं। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ मैलिएबिलिटी, तो मुझे बता सकते हो कि मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अरे भैया, नहीं खींच सकते हैं भैया उसको। किसी भी एक मेटल को मतलब एकदम थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। है ना? मतलब कि अगर मान लो तो कि अगर मैं किसी चीज को हैमर्ड बिना कर रहा उसको हूँ, तोड़े। मतलब कि अगर मान लो कि नहीं, हाँ, बिना तोड़े, वेरी गुड। अगर मान लो कि मैं किसी को हथौड़े से ठोक रहा हूँ, और ठोक ठोक के अगर मैं उसको पतली सी एक शीट में कन्वर्ट कर दूं, और वो टूटे भी ना, तो वो बड़े आराम से मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ, कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो तुम्हारा एक मैलिएबल वाली प्रॉपर्टी है। यश क्लास में हो? क्लास में हो यश? तो हाँ, तुमने मतलब क्या कहते हैं कि मैलिएबल के बारे में समझ लिया कि हाँ भैया मैलिएबल मतलब वो होता है जिसको अगर मैं हथौड़े से ठोकूं तो वो बड़े आराम से तुम्हारा पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, ये मैलिएबिलिटी की मतलब कि अभी मैं बस केवल कुछ टर्म बता रहा हूँ, 3 टर्म बताऊंगा। जैसे मान लो कि मैंने मैलिएबिलिटी बता दिया, तो उसके साथ साथ हमेशा तुमने मैलिएबल और डक्टाइल होता है इस तरीके से नाम सुना होगा। तो मुझे बता सकते हो कि डक्टाइल का मतलब फिर क्या होता है? बताओ, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मजबूत, जिसको ठोकने नहीं, से भी ना कुछ हो। तुम बताओ मुझे आयुष, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? सर डक्टाइल का मतलब वो लंबी वायर कर सकते हैं। मान लो कि अगर कोई मेटल है,
मैं भले चाहे उसको हथौड़े के दम पे या उसको घसीट के, मतलब कि मैं अगर उसको स्ट्रेच करूं, तो अगर स्ट्रेच करने पे मैं बड़े आराम से उसको वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि यार वो मेटल कैसा हो रखा है, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी का भी हो रखा है कि हाँ वो तुम्हारा गोल्ड मतलब हो सकता है, वो एक वायर का शेप ले सकता है। तो अच्छा मुझे कोई एक एग्जांपल बता सकते हो, कोई भी एक मेटल जो हाईली मैलिएबल हो और हाईली डक्टाइल भी हाँ, हो? गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड, वेरी गुड है ना। सिल्वर, तो ये हमेशा सिल्वर, पूछा सिल्वर। जाता है कि कौन सा ऐसा तुम्हारा मेटल है जो कि तुम्हारा हाईली मैलिएबल होता है और हाईली डक्टाइल भी होता है। तो अच्छा मैंने बोला भैया ऐसा कौन सा मेटल है, तो मुझे क्या बताओ, क्या कोई नॉन मेटल भी ऐसा होता है क्या कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है? मर्क्यूरी। नहीं। सर 1 ग्राम गोल्ड 1 किलोमीटर वायर बना सकता है। तीन 2 किलोमीटर, ठीक है, अच्छा, दो ये लिखा है। किलोमीटर ये। अब देखो मैं बताता हूँ, अब छोड़ो, मैलिएबल की जो प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल की जो प्रॉपर्टी होती है, तुम्हारी केवल मेटल की होती है, नॉन मेटल की नहीं होती है ना, ये चीज हो गया। अब इसके बारे में जानेंगे। अभी अगर मैं बोलता हूँ ना कि मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसकी प्रॉपर्टी को दो तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तुम्हारे केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मेन है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस है, और इस केमिकल रिएक्शन में हमारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा इस तरीके से, है ना ये। अब आ जाओ, एक तीसरा टर्म आता है, जिस तीसरे टर्म को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा ब्रिटलनेस। अब मुझे बता सकते हो कि ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, या फिर केवल अगर मैं मान लो कि ब्रिटल ही लिख देता हूं तो क्या मतलब है? बताओ मुझे, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? आयुष, अंश। हाँ सर, ब्रिटल का मतलब वो होता है जो टूट जाए, चकनाचूर हाँ, हो जाए। टूट जाए, मतलब कि इस बार अगर भैया मैंने इसको हैमर्ड किया और वो चकनाचूर हो जाए, मतलब बिल्कुल टूट जाए, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया ये जो ब्रिटल है, ये आपका मतलब क्या कहते हैं, जस्ट अपोजिट है ना? किसके जस्ट अपोजिट है? आपके जस्ट मैलिएबल के, कि मैलिएबिलिटी का टूटता नहीं है और तुम्हारा ब्रिटलनेस का टूट जाता है ना? तो इस चीज को याद रख लेना। और अगर मैं इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, तो मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं, कार्बन का एग्जांपल दे सकता हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि कार्बन में केवल मैं एक चीज का एग्जांपल दे सकता हूँ, वो है तुम्हारा कोल, है ना? कोल में मतलब कोल में कार्बन का सर एग्जांपल वो दे सकता हूँ। चौक वाला भी। वह हाँ, डायमंड चौक है भी वो। हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। मतलब कि अगर मैं देखूं तो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी किसके पास आएगी दादर? तुम्हारे नॉन मेटल नॉन के मेटल, पास है नॉन मेटल। ना? किसके पास आएगी? नॉन मेटल के पास आएगी। तो आप पहले इसको देखो, ठीक है। ये तुम्हारी पीरियोडिक टेबल है, और ये पीरियोडिक टेबल तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं चैप्टर 5 में भी हुआ करती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम तुम्हारे एनसीईआरटी ने इसको क्यों हटा दिया, इसको रखना चाहिए था बल्कि, ठीक है। तो याद रखो, टोटल नंबर ऑफ जो तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं वो 118 होते हैं, ठीक है। और इसमें से तुम्हारे 98 नेचुरली अकरिंग है, 20 तुम्हारे मैन मेड हो रखे हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा कौन सा होता है? ये इनर्ट गैस ग्रुप होता है, जो हेलोजन ग्रुप होता है, जिसको ये वाला ग्रुप बोलते हैं ना। इस तरीके से इसको याद कर लेना है ना। ये सॉरी, हेलोजन ग्रुप तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा ये तुम देख रहे हो कलर से, इसको देखो, ये वाला ना, ये वाला 17 ग्रुप हो रखा है, गलती से मुंह निकल गया, ठीक है। ये तुम्हारा नोबल गैस वाला होता है, इनर्ट गैस मैंने बोला था ना अभी, इनर्ट गैस वाला हो गया ये। तो ये तुमको सीरीज बता रखा है कि हाँ ये तुम्हारी एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल कौन से होते हैं? जो तुम्हारे बेसिक नेचर को रखते हैं। तो जैसे ये हो गया लिथियम, होगा सोडियम, हो गया पोटेशियम, हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा रेबोडियम हो गया, तुम्हारा सीजियम हो गया, ये तुम्हारा फ्रेंशियम हो गया। तो ये जो रेड कलर के हो रखे हैं, है ना। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल हो गया, अदर मेटल हो गए, मेटोलाइट वाले हो गए। ये देखो मेटोलाइट वाले, ये बोरॉन, है ना, दिख रहा है ये बोरॉन। इस तरीके से बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, तुम्हारा समझ में आ गया ये। तो इन सबको मतलब पूरे तो याद नहीं करने, लेकिन अगर तुमको वर्डिंग भी थोड़े बहुत याद हो जाएगी ना कि हाँ इनको इस तरह से बोलते हैं, इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, तो 11th क्लास में कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। और अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो, तो इसमें तुम केवल दो कैटेगरी देख सकते हो, मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से। अगर तुम नॉन मेटल को देखोगे तो तुमको ये ब्लू रंग का दिख रहा है, और ब्लू रंग का देखो पूरे इसमें मतलब क्या कहते हैं बड़ा कम हो रखा है। बाकी सारे तुम्हारे मेटल है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल, तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल, अदर मेटल, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, इस 118 जो आपके एलिमेंट है, उसमें से जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वो आपकी पाई जाती है मेटल। क्या पाया जाएगा? वो आपका पाया जाएगा मेटल पाया जाएगा। तो इतना समझ जाओ, ठीक है। बाद में अभी और दिखा देंगे। तो अभी देखो ये क्या है, ये तुम्हारा गोल्ड है ना। अब इस गोल्ड को देखना, अभी इस गोल्ड की प्रॉपर्टी को तुमको दिखाऊंगा कि इसमें ये देखो मैलिएबिलिटी भी आ रही है और तुम्हारी डक्टाइल वाली भी प्रॉपर्टी आ रही है ना। तो जैसे इसको ठोकेंगे तो इसमें हमको मैलिएबिलिटी भी दिखाई देगी, और जब इसको मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो देख लेना इसमें कहीं ना कहीं डक्टाइल की प्रॉपर्टी भी आ रही है। तो ये देखो डक्टाइल मतलब टू कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग, जैसे इसको कर रहे हैं ताकि तुम्हारी रिंग बन सके, तुम्हारी चेन बन सके, ये चीजें बन सके। और मैलिएबिलिटी मतलब जब हमने ठोका तो वो टूटा नहीं। और इस वीडियो को मैं बार बार दिखाऊंगा
कि ताकि तुमको मतलब क्या कहते हैं कि जब तक चैप्टर कंप्लीट हो तब तक तुम्हें अच्छा खासा आ सके, है ना। और ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है कि ब्रिटलनेस वो वाली प्रॉपर्टी जिसमें जब भी आप किसी चीज को हैमर करोगे, हथौड़े से मारोगे, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब कि जस्ट अपोजिट है तुम्हारे डक्टाइल प्रॉपर्टी के। जैसे ये वाला तुम देख सकते हो इसमें, है ना। ये इसको देखो, इसमें बड़े आराम से तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ देखो ये क्या है, तुम्हारा कोयला है ना। कोयला है, कोल एक तरीके का, मतलब कि कार्बन एक तरीके का। और कार्बन कैसा होता है तुम्हारा, एक नॉन मेटल होता है। मतलब कि इस 118 एलिमेंट में जिस नाम से पहचाना जाता है वो नाम है इसका, मतलब क्या कहते हैं कि नॉन मेटल हो रखा है। ठीक, तो आ जाओ अब प्रणब मुझे इसका आंसर बताओ। The property of metals that allows them to hammered or beaten into thin sheet without breaking is called ductility. A. डक अच्छा चलो तुम मुझे बताओ, यान तुम मुझे बताओ कि मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी अगर मैं उसको मैं हैमर्ड करूँ तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। Malleability. BSc वाला। हम्म, तो बेटा आंख और कान खोल कर बैठो ना। Ductility फायर होता है ना। हाँ ठीक है, अब शांत रहो। ठीक है, आ जाओ अब मुझे इसका आंसर बताओ अर्पित। अर्पित, The property which allows metal to be drawn or stretched into the wire without breaking is via ductility. डक्टिलिटी, वेरी गुड। आ जाओ अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर मान लो कि मैं नॉन मेटल को हथौड़े से मारता हूं तो टुकड़ों में टूट जाता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? भैया मैलेबिलिटी, ये वाला। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस या फिर कंडक्टिविटी? भैया ए वाला मैलेबिलिटी। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे बता दो मतलब क्या कहते हैं कि कार्तिकेय। भैया ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस गधो, यहाँ नॉन मेटल लिखा हुआ है, इतना भी नहीं याद हो पा रहा तुम लोग को। नॉन मेटल, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी जब 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 चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा ये बहुत आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए। ये 9th में मैं ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रखा है। आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ। How many elements are known at present according to the information provided? सर ये 1118। 8 और 98 कौन, 198 कितने होते हैं जो तुम्हारे सर ये नेचुरल मैं अकरिंग होते हैं? हाँ कैसे होते नेचुरल। हैं? नेचुरल अकरिंग नेचुरल। होते हैं, है ना ये। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। ये अंश अभी थोड़ा काम से गया है। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ कार्तिकेय। On the basis of their properties, all metals can be divided into which two main groups? हम्म, Gases and liquids, metals and non-metals. वे बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना। ये चीज हो गया। तो मतलब अगर मान लो कि मैं तुमको 3 टर्म दे दिया, एक मैंने बोल दिया कि मैलेबिलिटी टर्म दे दिया, और मैंने एक टर्म तुमको दे दिया मतलब कि डक्टाइल दे दिया, और मैंने एक टर्म दे दिया तुमको ब्रिटलनेस दे दिया। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो ठीक है अब मुझे मेटल एंड नॉन मेटल समझाओ, तब तुम बता सकते हो कि हाँ भैया मेटल एक तुम्हारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है ना। और भैया नॉन मेटल एक आपका ऐसा मतलब एलिमेंट होता है जो कि आपका ब्रिटल इन नेचर होता है। और इसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ कि फिर भैया ब्रिटल और क्या होता है, तो तुम बोलते हो कि भैया मेटल मेलिएबल और डक्टाइल के अलावा साथ साथ मतलब क्या कहते हैं हीट को भी कंडक्ट करता है। क्या कर सकता है? आपकी हीट को भी कंडक्ट कर सकता है ना। ये चीज हो गया। आपका लस्टरस भी होता है। लस्टरस का मतलब बता सकते हो कोई कि लस्टरस का मीनिंग क्या होता है? हाँ सर। पिघल जाना। हाँ, नहीं, सर बताओ। इंडस्ट्रियल। नहीं, लस्टरस का मतलब होता है चमकना, मतलब चमकना, कि sorry, किसमें हाँ चमक है ना। कितना मतलब वो शाइनी कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी सब चीजें याद हो जाएंगी, सब दिखाऊंगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। क्या रहता है और भैया, मेटल का नॉन मेटल का रहता है ये? मेटल का अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो भी चीजें अब बताऊंगा वो सब मैं तुम्हारे मेटल का ही बता रहा हूँ। कि हाँ अगर मेरे को मेटल को डिफाइन करना है तो मैं इसकी प्रॉपर्टी से कैसे बता सकता हूँ कि मेटल इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट विच हैज अ मैलिएबल प्रॉपर्टी, डक्टाइल प्रॉपर्टी, विच कैन कंडक्ट द हीट, विच हैज अ लस्ट्रस इन नेचर। ठीक है, ये हो गया। इट लुक्स हार्ड, ठीक है, इट लुक्स हार्ड ये बता दिया तुमने कि वो देखने में काफी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, हैवी होता है, और उसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि हाँ वो तुम्हारा सोनोरस भी होता है, मतलब कि आवाज भी करता है। और मतलब कि जब भी उसको बजाओगे तो कहीं ना कहीं उसमें आवाज आएगी। और इस तरीके के अगर मान लो कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी दी है तो इन प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। तो जो प्रॉपर्टी को आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके फिर आपको एग्जांपल भी देने पड़ेंगे। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है वो आपका मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है काफी, मतलब क्या कहते हैं इस तरह से करता है, तो फिर आपको मतलब उस तरीके का एग्जांपल देना पड़ेगा कि हाँ भैया आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या हीट कंडक्ट करता है
तो वो आपका मतलब क्या कहते हैं बेस्ट, आपका मतलब क्या कहते हैं एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो अगर मैं मेटल के कुछ एग्जांपल लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, आयरन हो जाएंगे, एल्यूमिनियम हो जाएंगे, नाम सुना है कभी ये सबके, कॉपर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भैया। फिर उसके बाद मान लो कि तुम्हारा सिल्वर हो गया, ये सारी चीजें, और उसके बाद मान लो कि गोल्ड हो गया। चलो मुझे 3 और मेटल के नाम बताओ तुम सब मिलकर, 3 मेटल के बताओ मुझे। AU। भैया प्लैटिनम, टाइटन, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, ठीक, और बताओ। टाइटेनियम टाइटेनियम हो गया, और बताओ मुझे। मैक्स और जिंक। जिंक हो गया ना, वेरी गुड, ये चीज है ना। जो तूने एयू बोला था ना, वो तुम्हारा एयू मतलब क्या कहते हैं कि सिल्वर होता है, सिल्वर ऊपर मैंने अभी लिख दिया था, ये है ना। तो इस चीज को सोचो कि इनके इनके फॉर्मूले भी, मतलब इनका मतलब क्या कहते हैं केमिकल फॉर्मूला भी होता है ना, केमिकल मतलब क्या कहते हैं सिंबल भी होता है। तो जैसे आयरन को Fe से लिखते हैं, एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, है ना, तुम्हारा जिंक को Zn से लिखते हैं, इस तरीके से इन सब के भी है नाम। तो क्या है, जैसे मान लो कि काफी लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एयू और एजी में, तो याद रख लो एयू तुम्हारे गोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, तुम्हारा एजी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सिल्वर के लिए इस्तेमाल होता है ना, ये चीज हो गया। अभी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, सारी चीजें याद हो जाएंगी, तुम इसकी कभी दिक्कत मत लेना, ठीक है। ये अभी देखो मैंने बता दिया कि हाँ भैया मेटल इस तरीके से मैं बड़े आराम से डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन भैया आपने यहाँ लिखा कि मतलब क्या कहते हैं मेटल सॉलिड होता है, मेटल हार्ड होता है, तो मैं मतलब क्या कहते हैं सारे मेटल सॉलिड और हार्ड होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि मैं उस 118 एलिमेंट को ध्यान से देखूँ ना, तो उस 118 में ज्यादातर तुमको क्या दिखेंगे, या तो तुमको सॉलिड दिखेंगे, या तो वो तुमको गैशियस फॉर्म में दिखेंगे। केवल ऐसे 2 एलिमेंट है जो तुमको लिक्विड स्टेज में दिखाई देते हैं, और वो लिक्विड स्टेज में दिखाई देने वाले 2 एलिमेंट के नाम क्या है, बता सकता है कोई। मर्क्यूरी मरकुरी हो गया, चलो एक हो गया, और बताओ मुझे। और और एक तुम्हारा ब्रोमीन होता है, नाम रखना, ठीक है। क्या होता है तुम्हारा, ब्रोमीन होता है। अब मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से तुम्हारा मेटल कौन सा है और तुम्हारा मतलब नॉन मेटल कौन सा है। मर्क्यूरी मेटल मेटल है। है। वेरी गुड, मर्क्यूरी तुम्हारा कौन सा है, मेटल हो रखा है, और तुम्हारा ब्रोमीन क्या होता है, तुम्हारा एक तरीके का नॉन मेटल होता है। इस चीज को याद रख लेना। और जब मैंने ये बोला ना कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि ये 118 एलिमेंट की जब मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, तो ये जो मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ ये तुम्हारे मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। और इस समय जो रूम टेम्परेचर जो बोला जाता है वो तुम्हारा 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया जाता है। इस चीज को याद रख लो, मतलब कि एट 22 डिग्री सेल्सियस among the 118 elements, the two liquids are in liquid in matter. One is mercury and one is bromine. Mercury is known for their metal nature and bromine is known for their नॉन मेटल नेचर। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया ना कि हाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं मेटल में तुम्हारा एक मरकरी भी होता है जो आपका लिक्विड में भी होता है, तो एक इस तरीके का एक्सेप्शन डाल सकता हूँ, ये है। तो इतना आ गया समझ में, हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो अब देखो अभी एक छोटा सा अगर मैं हिंट दूं, वैसे तो बहुत लंबी क्लास जाएगी तब आगे समझ जाओगे। जब भी अगर मान लो कि मैं मेटल का कभी भी केमिकल तुम्हारा रिएक्शन कराऊंगा, है ना, कभी भी अगर मान लो कि मैं केमिकल रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार वो क्या करता है, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। और अगर मान लो कि अपने पास इलेक्ट्रॉन वो दे दिया तो फिर उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बचते हैं, फिर प्रोटॉन बचते हैं। तभी तुमने देखा होगा कि उनके मतलब क्या कहते हैं जो भी तुम्हारे नाम होते हैं, चाहे मान लो कि मैं मैग्नीशियम लिख देता हूँ, मैग्नीशियम एक मेटल है तो तुमने उसके सामने 2+ दिखा होगा, +2 करके दिखा होगा, या सॉरी है ना इस तरीके से देखा होगा, ठीक। अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि सोडियम हो गया तो तुमने Na+ देखा होगा। तो ये जो Na+, ये 2+, याद करो जब मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर पढ़ा रहा तब भी मैंने समझाने की बात की थी कि देखो बात क्या होता है कि जब हम एक एटम की बात करते हैं, अभी नॉर्मल से समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई भी एटम है, हमें स्टार्टिंग में हमें लगता था स्टार्टिंग में, आवाज आ रही है, हाँ भैया आ रही है। ठीक है, ठीक है। हमें लगता था एटम देखकर ऐसा लगता था कि यार एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। डॉल्टन ने यही बोला था ना कि एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते, लेकिन बाद में उसकी थ्योरी क्या हो गई थी, रॉन्ग हो गई थी। उसने बोला कि नहीं यार एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम जो होता है उसमें एक सेंटर में पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियस बोल देते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर चीजें पाई जाएंगी 2, एक होगा तुम्हारा प्रोटॉन होगा और एक उसके साथ होगा न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसके इस मतलब क्या कहते हैं जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं अपने अपने अलग अलग शेल में। तो अभी अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि यहाँ तुम्हारा क्या नाच रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है। तो अगर मान लो कि एक सिंपल सा एटम है, सिंपल सा एटम, या फिर मान लो कि कोई सिंपल सा एलिमेंट है
किसी भी एलिमेंट का कोई अगर तुम्हारा एटम है वो सिंपल है, मतलब कि कोई भी रिएक्टिव नहीं है, सिंपल नेचर में पाया जा रहा है, तब उस केस में जो उसका प्रोटॉन की जो क्वांटिटी होगी, जो उसकी न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी होगी और जो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होगी वो बराबर होगी। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोटॉन तुम्हारा 6 है तो तुम्हारा न्यूट्रॉन भी 6 होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, ये चीज है ना, इस चीज को समझो। लेकिन अगर मान लेता हूँ कि वो जो तुम्हारा एलिमेंट है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन कर रहा है, थोड़ा सा अनरेस्टिव हो रखा है, मतलब कि वो रेस्ट में नहीं है, अनरेस्टिव हो रखा है, इधर उधर हो रखा है, तो क्या करेगा वो अपने आप को डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। तो अब क्या होता है कि जब भी हम लोग चार्ज लिखते हैं ना, ये 2 पॉजिटिव का चार्ज, ये तुम्हारा प्लस पॉजिटिव का चार्ज, Cl निगेटिव का चार्ज, है ना, तो ये तुमको बताता है कि तुम्हारे पास कोई चीज कितनी है। अगर मान लो कितनी ज्यादा है, अगर मैं लिख देता हूं कि Mg2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव 2 प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब कि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन ज्यादा हो रखे हैं। और अगर मान लो कि मैं Cl निगेटिव लिखता हूं तो इसका मतलब है कि क्लोरीन के पास एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि माइनस वाला वो जो है इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा है ना। अब ये जो तुम्हारा प्लस और माइनस लिख रखा है इसको एन आयन और तुम्हारा कैट आयन से भी डिनोट करते हैं। तो अभी तो बहुत लंबी क्लास जाएगी तो तुमको इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो अभी बस कुल इतना जानो कि तुम्हारे जितने भी तुम्हारे मेटल है जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन करने में क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और मुझे मालूम है कि अगर मान लो कि इनके पास छह इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास अब केवल 5 बचा, और इसके पास न्यूट्रॉन भी 6 बचा, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भी 5, प्रोटॉन भी 5 बचा। तो मतलब क्या कि इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो अगर एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो मतलब कि ये अपने साथ मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेगा, प्लस लेके चलेगा। तभी ज्यादातर मेटल को हम लोग किस नाम से भी बुला देते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई बोले ना कि मुझे बताओ क्या हम लोग मेटल को दूसरे नाम से बोल सकते हैं कुछ, तो तुम क्या बोलोगे? यस, मेटल कैन ऑल्सो बी नोन एज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज during the chemical reaction they lose the electron due to which the number of proton in their nucleus is much more than the electron. That is why we call it as a electropositive element. तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना? तो छोटी सी चीज है, समझ जाओगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक बात करते हैं कि भैया जितने भी तुम्हारे मेटल है ना, हमारी मतलब कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, क्योंकि काफी बार इसका कंपोजिशन भी पूछ लिया जाता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में जो कंपोजिशन हो रखा है मेटल कितना पाया जाता है। तो अच्छा मुझे कोई बता सकते हैं कि हमारे जो अर्थ है वो कितने तुम्हारे भाग में डिवाइड हो रखा है, कितने मतलब कितने जोन में डिवाइड हो रखा है, अगर मैं अर्थ को डिवाइड करना चाहूँ, बताओ मुझे। 4 हाँ, एटमॉस्फेयर नहीं बोला, थ्री किसने बोला आंसर? भैया 4 4 भैया नहीं, 3 होता है। चलो मैंने 3 बता दिया, अब मुझे उन तीनों के नाम बता दो। क्रस्ट और वेरी गुड, क्या बोलोगे? क्रस्ट बोलोगे। सबसे ऊपर क्या होता है? क्रस्ट आता है। फिर नीचे वाला क्या आता है तुम्हारा? मेंटल आता है। फिर तुम्हारा क्या आता है? तुम्हारा कोर रीजन आता है। मतलब कि कोर तुम्हारा सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। मेंटल उससे थोड़ा ऊपर वाला पार्ट होता है। क्रस्ट उससे थोड़ा और ऊपर वाला है, जहां मतलब कि जहां हम लोग खड़े हैं ना, जो टेरेस्ट्रियल लैंड है, ये तुम्हारी ये क्रस्ट वाली पार्ट है। तो अगर मान लो कि मैं केवल क्रस्ट की बात करता हूँ कि जहां हम लोग खड़े हो रखे हैं, अगर मैं वहां की बात करता हूँ कि चलो ठीक है मुझे बताओ वहां सबसे ज्यादा तुम्हारा कौन सा मेटल पाया जाता है, तो गेस कर सकते हो, बता सकते हो कौन सा मेटल पाया जाता होगा सबसे ज्यादा क्रस्ट में? कोल। नहीं, जिंक बताओ। आयरन नहीं भैया जिंक नहीं, वो है तुम्हारा एल्यूमिनियम। कभी सोचा था? एल्यूमिनियम, है ना, इस चीज को याद रख लेना। एल्यूमिनियम तुम्हारा मेटल सबसे ज्यादा क्रस्ट में पाया जाता है। अगर मैं बोलूं क्रस्ट में कितना पाया जाता है, तो ये क्रस्ट का 7% है, मतलब पूरे क्रस्ट में 7% एल्यूमिनियम पाया जाता है ये। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है भैया इस बार मैंने क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों ले लिए, तीनों रीजन ले लिए, तो फिर तीनों रीजन मिला के फिर सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? वो होता है तुम्हारा आयरन। वो कौन सा होता है? वो होता है तुम्हारा आयरन। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टोटल मतलब क्या कहते हैं 35% इंक्लूड होता है। कितना होता है? 35%। इस चीज से कंफ्यूज मत होना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जा रहा है ये केवल क्रस्ट रीजन में पाया जा रहा है, लेकिन ये जो आयरन 35% पाया जा रहा है ये तुम्हारे क्रस्ट में, तुम्हारे मेंटल में, और ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कोर में, तीनों मिला के बोला जा रहा है। कि हाँ अगर मान लो कि मैं तीनों रीजन को मिला देता हूँ तो मतलब इस तीनों रीजन में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। कुछ इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, मैंने बोला कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और मैंने बोला कि चलो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस उसकी है, मतलब किस मतलब क्या कहते हैं रिलीजन की, तो तुम बोलोगे कि हिंदू रिलीजन की है। तो उस तरीके से तुम ऐसे जान सकते हो कि हाँ अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि क्रस्ट हो गया, मेंटल
मेटल हो गया और कोर हो गया। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, तो मेटल कौन सबसे मेटल पाया जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ भैया सबसे ज्यादा मेटल आपका आयरन पाया जा रहा है। और मैं बोल दूं कि चलो ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा तुम्हारा रिलीजन पाया जाता है, तुम क्या बोलते हो, हिंदू बोलते हो। ठीक वैसे अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है, मुझे बताओ कि अर्थ के अगर लेयर में अगर मैं बोलता हूँ कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ भैया उसमें एल्यूमिनियम तुम्हारा वाला पाया जाता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना, चलो आगे भैया। वेरी गुड, ये हो गया। अब देखो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्रस्ट में पाया जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा पाया जाता है मतलब क्या कहते हैं आयरन, है ना, इस चीज को याद रख लेना। तो अभी अगर मान लो कि मैं क्रस्ट की अगर मैं एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज बनाऊं, तो पहले आएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम आएगा, फिर तुम्हारा उसके बाद आ जाएगा मतलब क्या कहते हैं आयरन आ जाएगा, फिर तुम्हारा उसके बाद मतलब क्या कहते हैं मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा कैल्शियम आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम आ जाएगा। इस तरह से सीरीज ऐसे बढ़ती चली जाती है। और अगर मान लो कि मैं पूरे एंटायर अर्थ की बात करूंगा कि पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बोलोगे कि हाँ भैया सबसे ज्यादा आपका आयरन पाया जाएगा, फिर आपका मैग्नीशियम पाया जाएगा। दो चीजों को याद रख लो, अगर क्रस्ट में पूछा जाता है तो तुम एल्यूमिनियम आयरन को याद रखना, और अगर मान लो कि एंटायर अर्थ की बात की जाएगी तो तुम आयरन और मैग्नीशियम को याद रखोगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। आ गया ना। अच्छा देखो, ज्यादातर हम लोग महत्व किसका भैया देते हैं, हाँ बोलो। एक बार फिर से समझा दीजिए, मेटल केमिकल रिएक्शन पूरा थोड़ा चला जाता बाहर था। अरे यार ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैंने ये बोला था कि देखो, जब नहीं सुन लो इधर, ठीक है। मैं ये बोला था कि जब भी मेटल केमिकल रिएक्शन करता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से उसके पास जो नंबर ऑफ जो मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तभी हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल देते हैं। इतना है, ठीक है। बाकी जो मैंने इसका ये मतलब क्या कहते हैं कि एक एक एटम होता है, एटम डिविजिबल होता है, डिवाइड करा जा सकता है। उस डिवाइड कैसे किया जा सकता है कि उसके कोर एरिया में पाया जाएगा न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में दो तुम्हारे वो पाए जाते हैं, एक तुम्हारा प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, और उसी न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारे घुमा करते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन घुमा करते हैं। अब इसकी वीडियो दिखाएंगे, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग महत्व तो सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं मेटल का देते हैं, देखते तो हम लोग को मेटल ज्यादा मतलब ग्लोरीफाइंग लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है हमारी लाइफ में ना, वो सबसे ज्यादा तुम्हारा एक तरीके से नॉन मेटल होता है। और इवन अगर मैं बोलूँ ना कि क्रस्ट एरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों मिला के अगर बोला जाए, तो वो तुम्हारा नॉन मेटल पाया जाता है, और वो है तुम्हारा ऑक्सीजन। याद रख लो, अगर क्रस्ट रीजन में अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल में, तो तुम बोलोगे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल सबसे पहले आता है। तो मैं नॉन मेटल को ऐसे लिख देता हूँ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फिर एक नॉन मेटल आता है, वो होता है तुम्हारा सिलिकॉन, फिर आता है तुम्हारा एल्यूमिनियम। सोच लो, है ना। तो ये इसकी क्वांटिटी की सीरीज है। अगर मान लो कि मैं पूरे उसकी बात कर देता हूँ, अर्थ की बात कर देता हूँ, तो अर्थ में फिर सबसे ज्यादा फिर तुम्हारा मेटल आ जाता है, समझ रहे हो। अर्थ में फिर तुम्हारा सबसे ज्यादा आयरन पाया जाएगा, फिर आयरन के बाद मतलब क्या कहते हैं फिर ऑक्सीजन पाया जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन जब मैं तुमको चार्ट दिखाऊंगा तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। पहले आओ उसको देखो, फिर उसके बाद समझना, ठीक। ये अच्छा, ये जो तुम देख रहे हो बगल में, इसका मतलब तुम क्या समझ सकते हो? ये जो तुम इसको वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब तुम क्या बता सकते हो? इस भैया वीडियो को देख के मेटल तुम्हें क्या लग हार्ड रहा होते हैं। है? हाँ, कैसा होता है, हार्ड होता है। कि मैं इसको हैमर भी कर रहा हूँ तो ये टूट नहीं रहा है, काफी स्ट्रांग हो रखा है, ये चीज हो रखा है ना, ये जिस चीज में जा रहा है पियर्स कर दे रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता हूँ कि अगर भैया मैं इसको और तेज 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 मारूंगा तो ये मैलिएबल भी हो जाएगा। और भैया अगर ये मतलब क्या कहते हैं वायर के शेप का है, तो इसका मतलब है कि ये तो आयरन है, मैं इसकी वायर को शेप को कन्वर्ट कर दे तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा ये डक्टाइल भी हो रखा है ये। और अगर तुम इसको देखोगे ना तो कैसा है, ये शाइनी लस्ट्रस, मतलब देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है ये, है ना। इन सबको देखो, ये कैसे मेटल है, लस्ट्रस दिख रखे हैं तुम्हारे, मतलब कि एक तरीके से शाइनी चमक, है ना, ये चीजें। एग्जाम्पल में आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी, है ना, ये सारे हो गए, ठीक। तो अभी आओ इसको देखो, है ना, कि मैंने यही बताया कि देखो सारे तुम्हारे हार्ड नहीं होते। 118 एलिमेंट पे अगर देखा जाए तो दो एलिमेंट तुम्हारे मर्क्यूरी और ब्रोमीन, ये तुम्हारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, है ना। और अगर इसमें से मैं अगर उसके मेटल की बात करूंगा तो तुम्हारा मेटल तुम्हारा मर्क्यूरी को कहलाया जाता है, बाकी तुम्हारा ब्रोमीन तुम्हारा नॉन मेटल होता है। तो ये देखो, ये है तुम्हारा मर्क्यूरी, है ना, ये क्या है तुम्हारा, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी, ये देख लो, इसको हिंदी में पारा भी बोल देते हैं कुछ लोग, है ना, ये हो गया। और अगर इसकी मतलब क्या कहते हैं कि इसका जो बेसिकली वो होता है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ही ज्यादा होता है ना, एक्सप्लोसिव भी होता है काफी, मतलब कि बहुत ज्यादा होगा फट जाएगी फिर, ऐसा ये होता है। लेकिन रिस्की होता है, कभी तुम लोग करना नहीं। और ये डायरेक्टली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गैस में चेंज होता है,
मतलब कि सॉलिड से तुम्हारा गैस में चेंज होने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। ये है। और ये जो तुम बगल में ये जो तुम देख रहे हो एलिमेंट, ये तुम्हारा है सब्लिमेशन। ब्रोमीन, है ना, ये ब्रोमीन है। सब्लिमेशन बोल सकते हो लेकिन डायरेक्टली भी उतना भी नहीं होता, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये ब्रोमीन है ना। सबसे ज्यादा मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तुम्हारा, मतलब है ना, इस तरीके से काफी डेंस होती है, इसकी जो एयर होती है काफी डेंस होती है, इसको कमरे में डालोगे पूरे कमरे में फैल जाएगा। ये तो ये तुम्हारा ब्रोमीन है ना, दिख रहा है कैसे इसकी गैस फैल रही है ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो ब्रोमीन तुम्हारा एक नॉन मेटल है, और तुम्हारा मरकरी एक तुम्हारा मेटल है, ठीक है। ये चीज है, बाद में इसी चीज को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। स्टोर करना तुम लोगों को सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया स्कूल में, कि कैसे किसी एक एलिमेंट को मतलब क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब में स्टोर किया जाता है। नहीं बताया। बस कह दो प्रैक्टिकल के पैसे दे दो। ये है ना, आ जाओ। अब इसके बाद देखो ये चीज है, तो ये जब तुम देख रहे हो ना, ये जो नीचे वाली केमिकल रिएक्शन देख रहे हो कि जिसमें हाँ Na और Cl मिलकर तुम्हारा NaCl बना रहा है, तो तुम क्या देख रहे हो कि हाँ भैया इसमें जो मतलब क्या कहते हैं जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। फिर से देखना, ये सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तुमको कोई भी चार्ज नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब कि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या लूज कर देता है, तो इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना इस जगह, मतलब क्या कहते हैं कि सेंटर में इसके, मतलब कि इसके मतलब न्यूक्लियस में, वो ज्यादा हो जाते हैं, और ज्यादा होने की वजह से ही वो पॉजिटिव का चार्ज हो जाता है। और अगर यहाँ एक पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके पास एक चार्ज ज्यादा आ गया। तो इसको तुम ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा एल्यूमिनियम है। और ये जो तुम सेंटर में जो तुम घूमते देख रहे हो ना, ये एक न्यूक्लियस का पार्ट है, जहां तुमको अलग अलग रंग के, जो अलग अलग दो रंग के दिख रहे हैं ना, एक रेड कलर का दिख रहा है, एक तुमको ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो वो क्या है, वो तुम्हारा एक प्रोटॉन है और वो एक तुम्हारा न्यूट्रॉन है। इन दोनों की संख्या एकदम हमेशा बराबर रहती है, ये हो गया। लेकिन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अदलती बदलती रहती है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। अगर मान लो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, है ना, तो वो तुम्हारा उस सिंबल के साथ ऊपर प्लस लिख कर आ जाएगा। अब कितना है, अगर एक है तो एक होकर आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ एल्युमिनियम के साथ 3 लिख रखा है ना, कि मतलब है कि कल को अगर ये मतलब क्या कहते हैं कि अगर इस पे अगर चार्ज आएगा तो तीन पॉजिटिव का आएगा, कि इसने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि मैं कभी अगर लिख देता हूँ कि चलो ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारा एक तरीके से मैंने बोल दिया कि Mg4 पॉजिटिव होता तो 2 पॉजिटिव है, लेकिन मैंने बोला कि चलो Mg2 पॉजिटिव लिखा है, तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगे कि इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए होंगे, भैया एक तुम मुझे एक बताओ एक आयुष। भैया दो। 2, वेरी गुड, है ना, एकदम सही बोला, 2। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि भैया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता तो हम उसको इंक्लूड ही नहीं करते। तो एक काम करते हैं, लाइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। और अगर भैया किसी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसकी वजह से जो आपका चार्ज था उसके ऊपर आपका Mg2 पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि 2 अगर प्रोटॉन आपके पास ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे भी दिए होंगे, है ना। तो यही बता रहा है कि जो तुम्हारे मेटल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं। तो जैसे एल्युमिनियम के ऊपर अगर 3 पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसी वजह से इसके पास 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए ये। और अगर 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो क्यों ना फिर अगर इस तरह से सारे मेटल करते, तो फिर मैं इन मेटल को ये भी तो बुला सकता हूँ कि हाँ, एक मेटल तुम्हारा एक तरीके का इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, जो कि बेसिकली अपने ऊपर पॉजिटिव आयन रखता है, क्योंकि वो मतलब क्या कहते हैं, जितना आयन रखेगा उतने ही नंबर ऑफ का आयन वो मतलब क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका होगा। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना, ठीक है। ऐसे देखो, ये बगल में तुमको लिथियम वाले दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो राउंड 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 करके घूम रहे हैं ना, इसके चारों ओर जो ऐसे बना रहे हैं, एक शेल लाइफ दिखा रहे हैं, जो इनको शेल बोलते हैं, KLMN, इस तरीके से आएगा। अभी तुम्हारा नील बोर वाला भी आएगा, उसको भी बताएंगे। तो ये जो तुम देख रहे हो ना शेल के अराउंड, ये जो तुम्हारे ये जो मतलब क्या कहते हैं घूम रहे हैं, ये सब जो घूम रहे हैं, ये सब क्या है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मान लो कि मैं अभी तुम पता चलेगा बाद में जब तुमको बताऊंगा कि स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर 8 चाहिए होता है, या फिर अगर तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आसान हो रही होंगी, है ना। ये तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर चलो मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लूज करेगा, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि इस बार फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन है। अच्छा, अभी अगर मेरे को देख के कोई बता सकता है कि अगर मैंने अभी इस इमेज में अगर इस 3 नंबर वाले उसमें अगर मैंने 3 लिखा है, एटॉमिक नंबर 3 लिखा है, और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि इसमें जो लिथियम स्टेबल हो रखा है, कोई भी रिएक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो मुझे बताओ कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 3
तीन होंगे, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि केमिकल रिएक्शन में चला जाता है और केमिकल रिएक्शन में जाने की वजह से ये अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब कि आउटर वाले इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, अपने आउटर वाले इलेक्ट्रॉन से अगर लूज कर रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? दो करेगा, एक करेगा? एक करेगा। तो मुझे एक बताओ, एक अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर देगा तो उसके पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? दो दो बचे। और इसके पास प्रोटॉन कितने बचे? दो दो बचे। प्रोटॉन तो उतने ही बचे ना, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी ना जा रहे हैं, प्रोटॉन उतने के उतने रहे, तो तीन प्रोटॉन हो गए। तो मुझे बताओ प्रोटॉन मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना ज्यादा हो भैया गया? एक ज्यादा हो गया है ना? एक ज्यादा हो गया। हाँ, और अगर एक ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मैं एल के साथ पॉजिटिव ऊपर लगा सकता हूँ ये। हाँ पूछ भाई। भैया भैया आपने कहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन मैंने बोला कि आप हाँ तो केमिकल। भैया हाँ, अब प्रोटॉन अपना एक वो एटम शेयर कर देगा ना, एटम ही बोलते हैं ना उसको। प्रोटॉन नहीं शेयर करेगा गधे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और अगर मान ले कि अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो तेरे पास कितने बचेंगे फिर इलेक्ट्रॉन? ये दो मतलब बचेंगे ना? दो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? फिर से देख। मतलब तीन क्या इक्वल बोला? रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तीन है प्रोटॉन तीन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा वो, बस इतना सा है। प्रोटॉन हाँ तो हम हाँ लोग के पास समझ तीन गए। ही रहेंगे ना, मेरे हाँ पास, हाँ जब उसी मेरे पर। पास 3 रुपए होते, तेरे पास 3 रुपए होते, तो हम लोग बराबर होते हैं, ठीक है। और मान ले कि हम्म अगर तू 3 रुपए से एक रुपए किसी को दे देता है, तो मेरे पास तेरे से मेरे पास कितने रुपए ज्यादा हो गए? एक रुपए बस। एक रुपए एक ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे ये लिथियम है ना? तो ये लिथियम क्या कर रहा है कि लिथियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी मतलब क्या कहते हैं 3 प्रोटॉन है। लेकिन अगर मान ली कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? केवल दो ही इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कि कितने? अब अगर चार्ज देखा जाए, बेसिकली चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज सेम होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज एक तरीके से मान लो कि सेम होता है। तो अगर मान लो कि चार्ज की अगर क्वांटिटी चेक की जाए तो इलेक्ट्रॉन के पास केवल 2 चार्ज है, प्रोटॉन के पास 3 चार्ज है। तो मतलब कितना चार्ज ज्यादा हो गया? एक चार्ज ज्यादा हो गया। एक चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि मैं ऊपर पॉजिटिव लगा के दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि हाँ, कि लिथियम केमिकल रिएक्शन में आया होगा जिसमें इसने मतलब क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आया, मतलब कि एक पॉजिटिव आया। अगर मान लो किसी जगह अगर मैं एल के साथ 2 पॉजिटिव लिख देता तो मुझे पता चल जाता कि हाँ यार, लिथियम ने मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में आया था जिसमें इसने अपने दो मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल ही लूज करते, तो एल पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? अभी क्लास है, बहुत लंबी है, लास्ट तक जाते जाते एकदम रट जाएगा तुम लोग को, है ना? तो यार, ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है? ये तुम्हारा एक अर्थ क्रस्ट का पार्ट है ना? केवल अर्थ क्रस्ट का देख रहे हो, जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं। तो अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये इसको समझ सकते हो कि जहां हम लोग टॉप लेयर में रहते हैं, जहां ऊपर रहते हैं, इसके नीचे ये मेंटल लेयर, फिर ये तुम्हारा ये कोर वाला होता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला आता है आउटर कोर और फिर आता है इनर कोर। तो अगर मैं क्रस्ट में चेक करूँ तो मेरे को मालूम है कि देखो भैया, सबसे पहले ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन तो मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है। भैया मेटल कौन सा आता है? तो मेटल कौन सा आता है तुम्हारा? एल्यूमिनियम आता है, 8%। समझ रहे हो ना? कितना? 8%, लगभग लगभग 7 से 8%। तो तुम क्या बोल सकते हो कि हाँ, जो सबसे ज्यादा मेटल आपका पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में वो होता है आपका एल्यूमिनियम, जो कि लगभग 7% आपका क्रस्ट में पाया जाता है। ये हो गया, है ना? और अगर मान लो कि भैया मैंने बोल दिया कि इस बार क्रस्ट, मेंटल, कोर अगर मैंने तीनों ले लिए, तब क्या होगा? तब उस केस में जो आपका सबसे पहला मेटल जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? आपका आयरन आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला नॉन मेटल कौन सा आ रहा है, तो वो आपका आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है ना? तो ये जो सीरीज है इसको याद करने की कोशिश करना, ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, काफी बार पूछ लेता है ना? तो इसको देखो तुम ध्यान से, इसमें तुमको दिख रहा होगा कि हाँ, ये आपका क्रस्ट वाला रीजन है। क्रस्ट में आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आया, फिर आपका सिलिकॉन सबसे ज्यादा है, फिर आपका मेटल आ रहा है, एल्युमिनियम आ रहा है, और फिर उसके बाद आपका आयरन आ रहा है ना? तो सीरीज कैसे बनेगी? आप ऐसे बनाओगे कि हाँ भैया, क्रस्ट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, धीरे 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 करके मतलब क्या कहते हैं, ऐसे सीरीज आपकी नीचे चलती चली जाएगी, ये होता रहेगा। ठीक है? और फिर अगर मान लो कि अगर मैं उसकी बात कर देता हूँ, मतलब कि नॉन मेटल की बात कर देता हूँ, तो भैया नॉन मेटल में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है, ये इंटायर अर्थ में आपका भैया मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, सल्फर, फिर आप और नीचे जाओगे, नीचे नीचे आपको और इस तरीके से मिलते चले जाएंगे। तो ये एक वो है, वे है। और अगर मान लो कि चलो, मैंने तो अभी ये टेरेस्ट्रियल लैंड की बात की थी। किसकी बात की थी? ये टेरेस्ट्रियल लैंड की बात की थी, जहां हम लोग रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर तो एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है ना, एटमॉस्फेयर। और उस एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? गैस पाई जाती है। और गैस क्या होती है? एक तरीके का तुम्हारा क्या होता है कि नॉन मेटल होता है। तो फिर उस गैस में सबसे ज्यादा कौन सा नॉन मेटल पाया जाता है?
क्योंकि नॉन मेटल हमको तो पता चल गया भैया क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है और आपका एंटायर पूरा उसमें भी आपका मतलब क्या कहते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। तो ऊपर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो है आपका नाइट्रोजन। इस चीज को याद रख लेना। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज एलिमेंट पाया जाता है तो वो पाया जाता है आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एक तरीके का आपका नॉन मेटल होता है ना, जो कि टोटल आपका 78% चीजों को एक्वायर करता है, मतलब कि टोटल 78% का उसका मतलब क्या कहते हैं कि वो हो रखा है, मैटर हो रखा है ना। लेकिन ये आपका मतलब कभी भी ये इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग इसको बड़े आराम से ब्रीथ कर लेते, कोई परेशानी नहीं होती इस वजह से। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के किसी भी सॉलिड कंपोजिशन के साथ मिलता नहीं है, कंट्रीब्यूट नहीं होता है। क्योंकि अगर जैसे मान लो कि कभी भी अगर मान लो कि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो तुमने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जमीन में पाया जाता है, कार्बोनेट भी तुम्हारा जमीन में पाया जाता है, लेकिन जब भी तुम फॉर्मूला लिखोगे क्या लिखोगे? CaCO3, है ना, उसमें ऑक्सीजन भी आ गया। तो तुम क्या देख रहे हो कि यार ऑक्सीजन तुम्हारे अर्थ के सॉलिड चीजों के साथ मिल जाता है, तभी तुमने देखा होगा कि हाँ भैया अर्थ में ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा पाया जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ कि भैया एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो इसी वजह से पाया जाता है क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा सॉलिड कंपोजिशन नहीं करता है, किसी के साथ भी नहीं करता कभी भी। मतलब क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन तुम्हारा मतलब हर एक किसी के साथ मिल जा रहा है, हर एक मिनरल्स के साथ मिल जा रहा है, वैसे आपका नाइट्रोजन कभी भी नहीं मिलता है ना। तभी आपका जो ऑक्सीजन होता है वो अर्थ क्रस्ट में डोमिनेट कर जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि कितना है 46%, है ना, 46%। ये चीज हो गया। लेकिन ये एकदम फ्री स्टेज में नहीं पाया जाएगा कि लाओ मैं क्रस्ट को खोलता हूँ वहां से ऑक्सीजन इनहेल कर लेता हूँ, आहा बड़ी मजे आ गए, नहीं। ये क्या करेगा, जितने भी तुम्हारे सॉलिड कंपोजिशन है वो मतलब जितने भी मिनरल है, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये सब उनके साथ मिलकर आया होता है, उनके साथ मिला रहता है। जैसे मान लो कि आपका सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के साथ जब भी टच में रहेगा तब उसको बोला जाता है सिलिकेट बोला जाता है। मतलब अगर उसका मिनरल फॉर्म लिया जाए तो सिलिकेट, और जब तुम सिलिकेट का फॉर्मूला चेक करोगे तो पता चलेगा उसमें ऑक्सीजन का भी मतलब एलिमेंट मिल रखा है ना। ठीक है, ऐसा मान लो कि इस तरह से आयरन ऑक्साइड, इन सब के अगर आप ऑक्साइड चेक करोगे तो कहीं ना कहीं Fe2O3 है ना, इस नाम सुना है, Fe2O3, इस तरीके से। तो जितने भी नाम है उसमें ओ कहाँ आ रहा है, वो मतलब कि ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन मतलब वो एलिमेंट उसके साथ जुड़ कर आ रहा है। तो ऑक्सीजन के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि हाँ वो किसी भी कंपाउंड के साथ बड़े आराम से आ सकता है, और अर्थ में जितने भी कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड है, उनके साथ आ जाता है, तभी ये आपका अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर इसी जगह मैं अगर एटमॉस्फेयर की बात करूंगा तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ये है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं है? चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अंश बताओ। Which of the following property is characteristic of metal? They are brittle and non-conductor of heat. They are malleable, ductile, and lustrous. They are non-lustrous and sonorous. They are typically poor conductor of. भैया they are malleable, ductile, and lustrous. वेरी गुड। आयुष इसका आंसर बताओ। भैया हाँ नहीं रुको, वो यान तुम मुझे इसका आंसर बताओ कि मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मतलब क्या कहते हैं, जिसकी वजह से उसमें आवाज आती है, क्रिंकिंग साउंड आती है जब सर भी मैं हम उससे बताऊं? कुछ हाँ बता भाई। सोनराज, चल अगली तू ही बता, तू ही बता, तू ही बता। which of the following metal is liquid at mercury? मर्कुरी, वेरी गुड, है ना, भैया तुरंत इस तरीके से याद होना चाहिए। हाँ बोल भाई, पूछ क्वेश्चन। ये lustrous क्या है? लस्टरस मतलब चमक, इतना शाइनी। शाइनी, है ना। ये अच्छा लस्ट्रस वो वाला लस्ट नहीं है जो मतलब क्या कहते हैं कि ज्यादातर जो मतलब क्या कहते हैं लड़के को लड़की की तरफ या लड़की को लड़के की तरफ होता है। ये लस्ट्रस है, ठीक है। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुमको मतलब ग्लैमर जिसको बोल सकते हो, जिसमें बहुत चमक आ रही है, शाइनीनेस आ रही है, ये वो चीज है ना। ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि मतलब टोटल एलिमेंट अगर 118 है तो उनमें से जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में वो कितने हैं? भैया मर्कुरी एंड ब्रोमीन भी। मरकुरी और तुम्हारा ब्रोमीन हो रखे हैं, वेरी गुड। और अगर मान लो कि हाँ ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि मरकुरी और ब्रोमीन हो रखे हैं तो इसमें से तुम्हारा मेटल कौन सा है? मर्कुरी। वेरी गुड। फिर ब्रोमीन कौन सा बचा? तुम्हारा नॉन मेटल बचा। अब मुझे बताओ यश, इसका आंसर बताओ। कुछ नहीं भैया। चलो ठीक है, तुम बताओ कार्तिक। Which element is the most abundant by weight in the Earth's crust? Oxygen. ऑक्सीजन, है ना। देखो ध्यान दो, यहाँ एलिमेंट बोला है, ना तो मेटल बोला ना तो नॉन मेटल बोला है ना। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। वेरी गुड कार्तिक। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। What is the most abundant metal in the Earth's crust, consisting about 7-8% of its composition? Aluminium.
एल्यूमिनियम, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि अगर ये नहीं लिख कर आता, केवल इतना लिख कर आ जाता है कि मुझे तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि लगभग अर्थ क्रस्ट में 7 से 8% पाया जाता है, तब तुम बड़े चाहे कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन इसने बता ही दिया कि भैया वो मेटल होता है, तो अगर मेटल होता है तो फिर मतलब तो ये तो सारे मेटल है, और मुझे मालूम है कि अर्थ क्रस्ट में 7 से 8% तुम्हारा एल्यूमिनियम पाया जाता है, चाहे जैसे भी याद कर लो। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली एलिमेंट में मेटल लिख कर आ गया तो फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये अर्पित, इसका आंसर बताओ। Which of the following elements is the most abundant in the entire Earth, including the core matter and crust, making up 35% of its mass? बताओ। इस बार मैंने इंटायर अर्थ की बात की, क्रस्ट की बात नहीं की। तो मुझे तो पूरे क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाएगा, जो कि लगभग 35% होता है। मुझे हम Silicon. बता। नहीं नहीं, कौन बोला ये? हम बता। हाँ बता भाई प्रणव। आयरन। आयरन होता है, चल। आयरन होता है। हाँ हाँ वेरी चल। गुड, है ना? कौन सा होता है तुम्हारा? आयरन ही होता है। मुझे लगा ऑक्सीजन होता है, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है। अमन है क्लास में? नहीं, अमन नहीं है। ठीक है, आ जाओ। आयुष, इसका आंसर बताओ। Nitrogen is abundant in Earth's atmosphere, but it does not contribute much to the Earth's solid composition, primarily because nitrogen remains mostly in the atmosphere and does not readily bind into minerals. वेरी गुड, आ जाओ। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Based on their descending decreasing order of abundance, which of the following list it's the major metal in the Earth's crust correctly? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? Decreasing. पहले बड़ा छोटे फिर से छोटा। तो मुझे बताओ। उससे पहले बड़ा भैया। हाँ, डिक्रीजिंग मतलब होता है पहले बड़ा, इंक्रीजिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिक्रीजिंग मतलब होता है बड़े से कम, बड़े से छोटा। हाँ भैया, ये ए वाला है फिर। ए वाला। ए वाला। भैया इसमें किसकी बात करी है इग्नोर में? साले मेटल की बात की है। चलो ठीक, अंश तुम मुझे बताओ इसका आंसर। भैया आयरन ही तो सबसे ज्यादा होता है। जहाँ तुम्हारे क्रस्ट की बात हो रही है ना बेटा, एंटायर अर्थ की बोला जा रहा है तो यहाँ। भैया ये बी वाला एल्यूमिनियम आयरन। यार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो हमेशा, कि क्या बोल रहा है, एलिमेंट में कौन सा बोल रहा है भैया? एलिमेंट में मेटल को बोल रहा है। फिर कहाँ बोल रहा है? क्रस्ट में बोल रहा है, पूरे अर्थ में बोल रहा है। तो भैया क्रस्ट में बोल रहा है, तो भैया फिर तो भाई एल्यूमिनियम पाया जाता है सबसे पहले। तो जिस ऑप्शन में एल्यूमिनियम सबसे पहले, वो पहले यहाँ से टिक मार दूंगा। तो अगर मान लो कि यहाँ ऊपर नीचे होता तब भले चाहे दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन दोनों से, दोनों अलग अलग है, तो फिर मिलते आसान हो गया थोड़ा। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। अब अच्छा छोड़ो छोड़ो, इसको रहने दो, है ना। ये हो गया। अब ठीक इसी तरीके से मैं मतलब नॉन मेटल को भी बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने एक बार मेटल की डेफिनेशन जान ली, तो मेरे लिए नॉन मेटल की डेफिनेशन अब जानने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? मैं नॉन मेटल को बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, ये एक तरीके का मतलब क्या कहते हैं, ब्रिटल इन नेचर का होता है ना। ये आपका मतलब क्या कहते हैं, हीट को कंडक्ट नहीं करता। ये आपको हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, ना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ना ही ये आपका मेलिएबल है, और ना ही ये आपका डक्टाइल हो रखा है। ठीक है, ना ही ये आपका मेलिएबल है, और ना ही ये आपका डक्टाइल हो रखा है। अब मुझे बताओ, क्या ये लस्टरस होगा? होगा भैया। हाँ, होगा होगा। किस लस्टरस? मैं चलो बोलता हूँ कि मैक्सिमम। अभी मैं केवल डेफिनेशन की बात करता हूँ, है ना। हाँ, ये चीज है, डेफिनेशन की बात करता हूँ, तब तुम उसमें मतलब क्या कहते हैं कि बताओगे कि हाँ इट यूजली, हमेशा वर्ड ऐसे लगाना, अगर कहीं भी एक्सेप्शन आ रहा हो, तो अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो इस तरह से वर्ड लगाना, इट यूजली इन लस्टर, मतलब इट यूजली नॉट इन लस्टरस। नॉन मेटल जो तुम्हारा होता है वो लस्टरस नहीं होता, उसमें से केवल एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन। नाम सुना है कभी आयोडीन? आयोडीन जो होता है, हाँ, जो वही आयोडीन सब। जो होता है ना, वो तुम्हारा एक तरीके का नॉन मेटल होता है। और ये नॉन मेटल ऐसा होता है कि जो तुम्हारा लस्टरस होता है, देखने में चमकता है, लेकिन अगर बाकी तुम अगर उसकी बात करोगे, नॉन मेटल की बात करोगे, तो नॉन मेटल तुम्हारे नहीं चमकते। ये चीज हो गया, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। ये कैसे होंगे? तुम्हारे एकदम सॉफ्ट से होंगे, है ना, जरा सा भी इसमें स्ट्रांगनेस नहीं होगी। सोनोरस भी नहीं होंगे, कि मतलब इनको मान लो कि अगर तुम मेटल से किसी और चीज से बजाओगे, या एक मान लो कि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को अगर ये आपस में टकराओगे, तो तुम्हें आवाज आएगी नहीं, कोई भी आवाज नहीं आने वाली। और इनके जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो कौन से हो गए? वो तुम्हारा हो गया कार्बन हो गया, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सल्फर हो गया, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फॉस्फोरस हो सिलिकॉन। गया। चलो अब मुझे 5 नाम तुम लोग और मिलके बताओ बताओ। ऑक्सीजन, सिलिकॉन। सिलिकॉन। ऑक्सीजन हो गया, ठीक।
सिलिकॉन, अब कार्बन नाइट्रोजन, डाइऑक्साइड, अब एक एक आयरन, बस नहीं, अब एक एक करके बोलेगा। अब अनंत तू बता, बता बता। आनंद, अंश तू बता। सिलिकॉन, सिलिकॉन, चल ठीक है, सिलिकॉन वैसे लिख, हाँ चल सिलिकॉन हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ आयुष, तुम बताओ। आयरन आ, नहीं होता। चलो तुम बताओ आयुष। भैया मीथेन। मीथेन नहीं। ब्रोमाइन। ब्रोमाइन, चलो ठीक है, वेरी गुड। वैसे ब्रोमाइन अभी मैंने बताया था वो तुम्हारा लिक्विड होता है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, मैं समझ गया। और बताओ मुझे, और मुझे अर्पित तुम बताओ मुझे कोई एक नॉन मेटल का एग्जांपल दो। भैया इंसुलिन ए, मतलब वो नाइट्रोजन। साले खींच के मारूंगा, इंसुलिन बोल रहा है। इंसुलिन। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक भैया है ये। डायमंड। हाँ ठीक है, डायमंड, डायमंड नहीं, डायमंड बेटा कार्बन का ही पार्ट होता है, उसके बारे में बात बताएंगे, एलोट्रॉप्स होता है उसका वो। ठीक है, ये मुझे बताओ, और बस तुम लोगों को केवल इतने ही आते हो, इतने ही आते हैं। अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्चुअली में अगर तुम 118 में से अगर मान लो कि नॉन मेटल को अगर तुम देखोगे ना, तो जो नंबर ऑफ तुम्हारे नॉन मेटल है वो टोटल तुम्हारे 22 हैं। कितने तुम्हारे? 22 हैं, जिसमें से जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो 10 हैं वो तुम्हारे मतलब सॉलिड पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? तुम्हारे सॉलिड पाए जाएंगे। एक वो पाया जाएगा जो कौन सा होगा, लिक्विड होगा या गैस में होगा, बताओ मुझे। गैस, लिक्विड। गैस, गैस। गधे, लिक्विड में होगा, क्योंकि हाँ तो मुझे वही। मालूम है कि 118 में केवल दो ही लिक्विड पाए जाते हैं। और अगर एक तुम्हारा मेटल के पास चला गया मरकुरी, तो फिर एक तुम्हारे नॉन मेटल के पास गया, और वो कौन सा होगा बताओ मुझे। ब्रोमाइन। ब्रोमाइन होगा, वेरी गुड। अब मुझे ब्रोमाइन। बताओ कि अगर 11 हो गया तो फिर बचा कितना? फिर यहाँ 11 बचा। वो 11 किस स्टेज में होंगे? तुम्हारे गैसियस गैस। स्टेज में होते हैं, है ना? तो याद रख लेना, नॉन मेटल में सबसे ज्यादा तुम्हारे गैसियस स्टेज में मैटर मैटर मतलब गैसियस मैटर में तुम्हारे नॉन मेटल पाए जाते हैं। मतलब 118 एलिमेंट में जितने भी नॉन मेटल है, उनमें से सबसे ज्यादा आपके गैसियस पाए जाएंगे, और मतलब क्या कहते हैं कि सॉलिड उससे फिर कम पाए जाएंगे। ये चीज हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ पूरे, है ना, अगर मैं इस बार पूरे 118 की बात करता हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? भैया सबसे ज्यादा आपके सॉलिड पाए जाते हैं, फिर आपके लिक्विड पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर आपके गैस पाए जाते हैं। ये है ना? और अगर मान लो कि मैं इसको मतलब क्या कहते हैं, मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, तो भैया मेटल में आपके सबसे ज्यादा सॉलिड पाए जाएंगे, फिर आपके मतलब क्या कहते हैं, लिक्विड पाए जाएंगे। और अगर मान लो कि मैं नॉन मेटल की बात करूंगा, तो नॉन मेटल में क्या बोलोगे कि हाँ भैया सबसे ज्यादा आपके गैस पाए जाएंगे, फिर आपके मतलब सॉलिड पाए जाएंगे, फिर आपका फिर मतलब क्या कहते हैं, गैस पाए जाएंगे। जिसमें से नॉन मेटल की जो संख्या है 118 में से वो 22 हो रखी है। तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं वे। नहीं है, चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हारा मेटल को केमिकल रिएक्शन लाने में वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, जिसकी वजह से उसको मैं मतलब बोलता था इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलता था, तो ठीक जो इसका जस्ट अपोजिट अगर मेरे को बोलना हो नॉन मेटल के लिए, तो मैं नॉन मेटल के लिए क्या बोलूंगा कि वो केमिकल रिएक्शन में किस चीज को लूज करता होगा? तुम्हारा मतलब लूज, प्रोटॉन। सॉरी, प्रोटॉन को लूज नहीं, करता होगा। प्रोटॉन ही तो गेन, करेगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ जो होता है ना, जैसे मान लो कि एक मैं एलिमेंट बनाता हूँ, तो ये तुम्हारा उसका न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारे मतलब शेल्स हो गई है ना। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते हैं ना, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है। अगर जा रहा होता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं डोनेट कर दिया, मतलब दे दिया। और अगर मान लो कि हमने उसको ले लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेन। क्या करना? गेन कर लेना। तो हमारा कभी भी प्रोटॉन की संख्या कम ज्यादा नहीं होती है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। प्रोटॉन इज ऑलवेज इन दैट नंबर, वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा। हमेशा कम ज्यादा क्या होता है? तुम्हारा मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर शेल में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, ठीक है, और तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मतलब तब प्रोटॉन तुम्हारा ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं कह देता हूँ कि तुम्हारे आउटर शेल में तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, और तुमने अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका मतलब है कि उस समय तुम्हारे पास भी 5 प्रोटॉन थे, तुम्हारे पास भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन तुमने क्या किया कि अपने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। तो इसका मतलब है कि इस बार तुम्हारे पास तीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब कि प्रोटॉन से 3 चार्ज ज्यादा हो गया। वो भी कौन सा चार्ज? तुम्हारा कैट आयन वाला चार्ज, मतलब 3 निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर मैं मेटल ले लेता हूँ, तो उसके ऊपर मैं -3 का चार्ज लगाऊंगा, जो कि ये बताएगा कि हाँ भाई एक केमिकल रिएक्शन हुई है। उस केमिकल रिएक्शन में ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसने मतलब क्या कहते हैं कि 3 एलिमेंट को, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को अपने पास लिया है, मतलब कि अपने पास उसने गेन किया है। तो जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं ना, जब भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब कि एक्वायर करते हैं। और गेन और एक्वायर करने की वजह से उनके पे प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसके साथ हम लोग मतलब क्या कहते हैं, उतने के साथ
हम लोग माइनस का चार्ज लगा देते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रखे तो माइनस को 2 चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रखे तो माइनस का 3 चार्ज, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रखे तो माइनस का 4 चार्ज या फिर 5 चार्ज, जितना भी तुम चार्ज लगाना चाहो जो तुम्हारे उसके एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे 4 तो होता नहीं, ठीक है ये तो इतना आ गया। तो इस हिसाब से फिर मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, इसका क्या नाम दे सकता हूँ? अगर मैंने मेटल को अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला था तो फिर मैं नॉन मेटल को क्या बोल सकता हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी गुड। क्या बोल सकता हूँ कि यस, नॉन मेटल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यू इट इज बिकॉज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल acquire the electron due to which the number of electron in that element increases. That is why we call it as a ये आवाज चली गई यार। electronegative element. आवाज आ रही है प्रणव? तुमको कोई दिक्कत हो रही है इस समय? मेरे में जा रही नहीं है। नहीं भैया, आपके में गई थी। ठीक है जा रही तो है। ठीक है तो अभी आवाज अभी मतलब आवाज छोड़ो, अभी मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? इतना आया? हेलो, हाँ आ गया ना? ठीक है। अब सुनो, जनरली देखो जितने भी तुम्हारे जितने भी चल रही है। ना बोल दिया, अभी देखो ज्यादातर तो मैं तुमको बताता हूँ जितने भी तुम्हारे एलिमेंट है ना, हम 118 एलिमेंट है, उस 118 एलिमेंट में भैया कैटेगरी के हिसाब से उनके नेचर के हिसाब से हमने उनको मेटल बोल दिया, नॉन मेटल बोल दिया और हमने उनको मेटोलाइट्स बोल दिया। तो ये जितने भी तुम्हारे एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट अपने आप को हमेशा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि नेचर में इनको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और ये स्टेबल कैसे करते हैं? ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब कि ये जो इनका ये मतलब आवाज चली ये गई। आवाज गई है। मैं बता रहा था कि जितने भी तुम्हारे एलिमेंट होते हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट होते हैं सब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये आपका मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी शेल होते हैं KLMN, मान लो कि उस एलिमेंट का K शेल तुम्हारा वो है, मतलब क्या कहते हैं कि K शेल उसका वैलेंस शेल है। वैलेंस का मतलब होता है लास्ट शेल, मतलब कि लास्ट दीवार। और अगर मान लो कि उसकी लास्ट दीवार में अगर शेल में अगर उस लास्ट शेल में उसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, फिर उसको कोई भी केमिकल रिएक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप को स्टेबल करेगा। या फिर मान लो कि उसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये मतलब कि जितने भी तुम्हारे एलिमेंट है ना इसे 118 हम पा रहे हैं, वो सब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो 2 करना चाह रहे हैं या तो वो 8 करना चाह रहे हैं। तो मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मतलब क्या कहते हैं 2 करना चाह रहा है? क्योंकि वो इकलौता तुम्हारा एलिमेंट होता है 118 में। हाँ, कौन सा? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, तुम्हारा हीलियम भी हो गया, क्योंकि हीलियम तुम्हारा लूज करता है, हीलियम भी कह सकते हो। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन तुम्हारा एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉन को लेता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा देता है, तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को अगर देगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो तुम्हारा हीलियम होता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को अगर लेता है तो तुम्हारा कौन सा चार्ज आएगा उसमें? नेगेटिव। निगेटिव आएगा। मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे डायग्राम देखोगे आगे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम और समझ जाओगे। ये टोटली तुम्हारे एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर्स, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर, है ना। धीरे धीरे अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आओ चलो हमने ये समझ लिया, ठीक है। अभी मैं ये बोलता हूँ कि जो तुम्हारे नॉन मेटल है वो तुम्हारे मेटल के कंपैरिजन में उनका नंबर भी कम हो रखा है। नंबर भले चाहे कम हो लेकिन उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो टॉप लेवल की है। जैसे मान लो कि कार्बन की बात कर देता हूँ, हमारा कार्बन है ना, अगर मान लो कि हमारे बॉडी अगर हमारे इस एटमॉस्फेयर में, इस अर्थ क्रस्ट में अगर कार्बन ना हो तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। क्योंकि कार्बन के जो तुम्हारे कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं? तुम्हारे ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, है ना। तो तुम इसमें देखो कार्बन है कि नहीं है, इसमें भी कार्बन है कि नहीं हो रखा। तुम्हारा फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, हर जगह हो रखा। तो तुम सोचो अगर तुम्हारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो तुम सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन भले चाहे हमारे बॉडी में मतलब या फिर मतलब हमारे अर्थ में सबसे कम पाया जाता है, एक तरीके का नॉन मेटल,
लेकिन वो तुम्हारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ऐसे नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ज्यादा कुछ यूज का नहीं है हमारे, लेकिन वो जगह जगह आग ना लगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक तरीके से आग लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये चीजों को ऑक्सीडाइज करती है। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां ऑक्सीजन को हटाने का काम कर रहा है। तो जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल है ना, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इवन जो ऑक्सीजन होता है तुम्हारा लाइफ को एग्जिस्ट करता है ताकि तुम रेस्पिरेट कर पाओ, सांस कर पाओ, तुम्हारा ग्लाइकोजन प्रोसेस हो पाए, तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस हो पाए, है ना। सल्फर हो गया, सल्फर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि एनिमल्स के रूट में पाया, मतलब प्लांट के रूट्स में पाया जाता है। सल्फर से हम लोग मतलब क्या कहते हैं फर्टिलाइजर बनाने की कोशिश करते हैं। सल्फर हम लोग के मतलब क्या कहते हैं कि उसमें भी पाया जाता है, मतलब कि तुम्हारा जो तुम्हारा वो होता है लहसुन होता है उसमें भी पाया जाता है। तो मतलब ये क्या है, ये तुम्हारे जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल हैं इनके नंबर भले से कम हो सके, लेकिन मतलब क्या कहते हैं कि इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। हमारी डे टू डे लाइफ को डायरेक्टली ये अफेक्ट करते हैं। और अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में तुम्हारा कौन सा आपका नॉन मेटल पाया जाएगा, तो आप उसका आंसर दोगे ऑक्सीजन को दोगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। आ गया ना। और चलो अब एक बार नॉन मेटल को देख लो, ठीक है। अभी हम लोग आज फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बस आजकल तुमको डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हाँ तुम्हारा जो एक मेटल और नॉन मेटल का एक्सपेरिमेंट करा रहा है ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी सही है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले वाले मटेरियल में गई तो इसका मतलब पहला वाला मटेरियल कौन सा होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? मेटल होगा। दूसरा वाला भी मेटल होगा। और ये अगर जैसे तुम तीसरे वाले में आओगे ना, तो तीसरे वाला क्या है? तीसरे वाला पेंसिल है, और पेंसिल में जो लास्ट में जिस चीज को टच करके रखा है वो तुम्हारा कौन सा हो रखा है, नॉन मेटल हो रखा है। ये भी नॉन मेटल है। जो तुम्हारा पेंसिल के जो लास्ट में टच किया ना वो क्या है, वो तुम्हारा कार्बन है। एक तरीके का कार्बन का जो पार्ट होता है ग्राफाइट, ग्राफाइट बेसिकली कार्बन से मिलकर बना होता है। तो मतलब क्या एक तरीके का कार्बन ही है, लेकिन ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो ये तुम बोल सकते हो कि यूजली नॉन मेटल डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स ऑफ ग्राफाइट, है ना, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज हो गई। तो अब इसका रीजन क्यों होता है क्यों नहीं होता है, तो ये तुम्हारा जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन इन कंपाउंड उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन अदरवाइज अगर मान लो कि स्टार्टिंग से आप देखो तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, ये नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हुई। फिर आप फिर से आ जाओ, ये नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फिर से कंडक्ट नहीं हुई। और फिर लास्ट वाले में आओगे तो ये भी आपका मतलब क्या कहते हैं नॉन मेटल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, क्योंकि ये जो आपका नॉन मेटल बन रखा है ये आपका ग्रेफाइट से बन रखा है। तो तभी तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि सेल होते हैं, सेल में भी तुम्हारा ग्रेफाइट एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। देखा है कभी लाइफ में कभी भी सेल को तोड़ के देखा देखा है भैया, देखा है। है ना। तो वो चीज है, तो इस चीज को याद रख लेना। फिर उसके बाद हमें पता चला कि हाँ ये जो आपका है ये एक आपका नॉन मतलब मेलिएबल भी नहीं है ना तो डक्टाइल है। ये एक तरीके का आपका ब्रिटल नेचर हो रखा है कि एक हथौड़ा मारा तो ये चुकनों चुकनों में टूट गया, है ना। क्यों? क्योंकि जनरली सॉफ्ट है, नॉट स्ट्रांग है, ये सारी चीजें डल अपीयरेंस का हो रखा है, ज्यादा चमक नहीं रहा ये सारी चीज। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ उसकी आयोडीन की, तो वो आयोडीन चमकेगा। और साथ ही साथ ये कैसा है, नॉन सोनोरस हो रखा है, इसमें कोई भी आवाज नहीं आएगी। ये है। आप देखो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, तुम्हारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इसमें से कुछ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि सॉलिड फॉर्म में, कुछ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म, कुछ नहीं एक केवल लिक्विड फॉर्म में, और तुम्हारे बाकी ज्यादातर तुम्हारे गैशियस फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म है वो तुम्हारा ये ब्रोमीन हो गया, तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन तो बेसिकली तुम्हारा एक तरीके का मेट्रोलाइट होता है, लेकिन उसको नॉन मेटल कैटेगरी में डाल देते हैं। और ये जो बाकी सब हो गए सब तुम्हारे कौन से हो गए, तुम्हारे गैशियस हो गए, है ना। तो अगर तुम देखोगे कार्बन को, तो कार्बन के भी कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि हम तीन भाई हैं, तीनों का खून सेम है, क्यों? क्योंकि हमारा बाप सेम है। लेकिन जो हमारे तीन भाई हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। कोई बहुत मतलब लंबा है, कोई बहुत छोटा, कोई मिडल छोटा है। ठीक इसी तरीके से मतलब ये क्या कहते हैं कि कार्बन के बच्चे हैं। कौन बच्चे? तुम्हारा एक डायमंड है, और एक तुम्हारा ग्रेफाइट है, और एक तुम्हारा एक और होता है जिसका नाम है तुम्हारा बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं C60 बोलते हैं। नाम पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में? बताओ, पढ़ा है ना। तो बकमिनिस्टर फुलरेंस तो वो है। तो ये तुम्हारे क्या है, ये तीन है, सब के सब तुम्हारे कार्बन से मिलकर बने, लेकिन इन सब की तुम्हारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रखी है ना। तो ये चीज है। तो ये जो दो एलोट्रॉप्स है इनको थोड़ा ध्यान से समझना होता है। ये है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल की बात की जाएगी तो टोटल नॉन मेटल कितने, 22 है।
है ना? और जिसमें से 10 तुम्हारे सॉलिड है, एक तुम्हारा तुम्हारा लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है, जो बगल में वीडियो में देख पा रहे हो, और तुम्हारा बाकी के सारे तुम्हारे कैसे हो रखे हैं? गैसियस फॉर्म में हो रखे हैं, सारे तुम्हारे गैस के फॉर्म में हो रखे हैं, है ना? और जब भी मतलब ये क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या करेंगे? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, लेंगे। जैसे मान लो कि इधर मैं लिखता हूँ ये सोडियम है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, तो अच्छा मुझे देख के बता सकते हो कि इसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है? बताओ मुझे कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन क्लोरीन मेटल? नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। वेरी गुड। तो तुम्हारा क्लोरीन नॉन मेटल है, तुम देख भी रहोगे कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ आ रहा है, और जैसे ही वो आता है उसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ जाता है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप मतलब क्या कहते हैं चार्ज लेते हो, निगेटिव चार्ज, इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो कि तुमने अगर पैसा लिया तो तुम पे कर्ज आ गया, मतलब कि निगेटिव चार्ज आ गया, और तुमने अगर पैसा दिया तो तुम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पैसे को तुम मतलब क्या कहते हैं कि तुम इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो कि अगर तुमने इलेक्ट्रॉन लिया तो तुम पे कर्ज आ गया, मतलब कि तुम पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब तुमने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया, दो इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसके हिसाब से प्रोटॉन उन दोनों की वैल्यू को चेक करके लगा दिया जाता है ना? ये कि कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितने प्रोटॉन तुम्हारे ज्यादा हो रखे हैं ये। तो अगर मान लो कि तुमने इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी वजह से तुमको क्या बोला जाएगा कि हाँ एक तरीके से तुम क्या हो रखे हो, तुम इलेक्ट्रो, बोलो बोलो, इलेक्ट्रो क्या बोलोगे उसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना? कि नॉन मेटल एक तरीके के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली नेगेटिव आयन गेन करने की वजह से बनते हैं, है ना? जैसे ये देखो, ये क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मेरे को वैलेंस शेल में बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ मुझे। भैया वैलेंस 6। 6 है ना? वेरी गुड। तुम्हें पता चलेगा कि हाँ वैलेंस सेल में आपके 6 हो रखे हैं। और मुझे बताओ, ना तो इसके वैलेंस सेल में 2 हो रखे हैं, ना तो इसके वैलेंस सेल में 8 हो रखे हैं। तो मुझे बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। स्टेबल है, स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ना? क्योंकि इसके वैलेंस सेल में ना तो 8 है ना तो 2 है। दिख रहा है तुम लोग को कहीं? गिन पा रहे प्लेट हो? कंप्लीट कर रहा है ना, हाँ डुप्लेट। हाँ ना। है ना? नहीं हो, ऑक्टेट है में ना? लग जाएगा भैया 2। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेट इसको में मतलब डुप्लेट कि होता है ना भैया। हाँ डुप्लेट, अभी मेरी बात सुनो, मैं तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे? 6 हो रखे हैं, और 6 नहीं होना है क्योंकि उसको या तो 2 करना है या तो 8 करना है। तो मुझे तो सबसे बढ़िया इसके लिए आसान रास्ता कौन सा है? 6 से 8 जाने का, 6 से 2 जाने का? 6 से 8। 6 से 8 जाने का। तो उसका मतलब है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अगर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब प्रोटॉन भी मतलब क्या कहते हैं, अभी अगर देखा जाए प्रोटॉन, अभी मतलब क्या कहते हैं, अभी देखा जाए तो अभी इस केस में क्या हो रखा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब तुम्हारे बराबर हो रखे हैं, मतलब कि प्रोटॉन भी 5 है और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी 5 है। और अब अगर है ना, और अगर सॉरी 6 छः छः हो रखे हैं। और अगर मान लो कि अगर इस बार अगर इसके पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो क्या मैं इसको O2 निगेटिव लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं भैया। डाउट है किसी को? बताओ मुझे। नहीं भैया। नहीं भैया। है ना, ये चीज है। तो ये O2 निगेटिव का मतलब क्या बता रहा है कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन हुई है, उस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, क्योंकि अपनों उसको मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना था, उसको स्टेबल होना था। ये है ना? तो ये जो तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं ज्यादातर, जितने भी नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चेक करो। मान लो कि अभी स्टार्टिंग में अभी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर नीले हर लाल वाले को हटा दूं मैं, बताओ मुझे। 13। नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है? भैया हाँ 7 7। 7 है ना? तो मुझे बताओ, ना तो इसके पास 2 हो रहे हैं, ना तो इसके पास 8 हो रहे हैं, इसके पास है 7। तो बताओ ये बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, तो ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये 2 करके करेगा या फिर तुम्हारा 8 करके करेगा? 8। 8 करके करेगा, है ना? तो 8 करके करेगा मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है। क्योंकि अगर तुम सोडियम का अगर तुम देखोगे ना कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो रखे हैं? तुम्हारा 1 हो रखा है। कितना हो रखा है? 1 हो रखा है। तो इसके लिए आसान है, मतलब क्या कहते हैं कि 8 की तरफ जाना, ना कि तुम्हारे 2 की तरफ जाना। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब के सब अपने मतलब क्या कहते हैं कि नोबल गैस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो पास में होता है वहां जाने की कोशिश करते हैं, ना कि तुम्हारे ये 2 और 8 की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बाद में तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये जो स्टेबल हो रहे हैं, ये इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस की तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो वो तुमको बाद में बताऊंगा। अभी अभी मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। हाँ आगे भैया, ना? आगे। लेकिन अगर आप मान लो कि ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन की तरफ देखोगे, तो हाइड्रोजन क्या है आपका? एक नॉन मेटल है ना? और ये नॉन मेटल है, ये क्या करता है, जब ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसको 2 करने हैं, ये एक हटा देगा तो क्या हो जाएगा? इसके पास कुछ बचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो क्या जिंदा रहेगा?
नहीं रहेगा ना। तो अब इसको क्या करना है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है ना। अब मुझे बताओ, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर इसका मतलब है कि फिर मतलब क्या होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं, ये नहीं सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और मान लो कि इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा, जब लूज करेगा तब लूज करके मतलब क्या कहते हैं, शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन को बनाने की कोशिश करेगा। तो जब ये करता है तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आ जाता है। तभी तुमने देखा होगा कि एक एच पॉजिटिव साइन जैसा बनकर आता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ हाँ गया। हाँ भैया, है ना। ये है। वाला ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। नहीं आंसर नहीं, अब इसको देखो ठीक है। क्लास में तुम लोग थोड़ा बातें कम किया करो, ठीक। तो याद रख लो कि जो तुम्हारे नॉन मेटल है नंबर में कम पाए जाएंगे एज कम्पेयर टू मेटल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। जैसे कार्बन का तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, ये सब के सब तुम्हारे कार्बन के कंपाउंड से ही बन रहे हैं। इसी वजह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है वो कार्बन की वजह से हो रही है। ऑक्सीजन की वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट हो पा रही है, क्योंकि हम लोग मतलब क्या कहते हैं, कंबशन कर पा रहे हैं, जला पा रहे हैं, एनर्जी निकाल पा रहे हैं उस चीज से, हम लोग ब्रीथिंग कर पा रहे हैं, ये चीजें कर पा रहे हैं। नाइट्रोजन एक तरीके की इनर्ट गैस है, जो कि इनएक्टिव गैस हो रखी है। वो क्या करती है कि तुम्हारे कंबशन को रिड्यूस करती है, हमको सेफ बनाती है, ठीक है। सल्फर तुम्हारे एक इस तरीके का सब्सटेंस है जो कि तुम्हारे प्लांट और तुम्हारे एनिमल में पाया जाता है ना। तुम्हारा हेयर में पाया जाएगा, ओनियन में पाया जाएगा, गार्लिक में पाया जाएगा, इस तरीके से पाया जा रहा है। तो इनकी संख्या कम है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रोल प्ले करते हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि नॉन मेटल पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। वो भी कहाँ, अर्थ के क्रस्ट में, है ना। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि आपके एंटायर अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा नॉन मेटल पाया जाएगा, तो वहां भी आपको ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो मतलब है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो आपके क्रस्ट और पूरे एंटायर भी अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो है आपका ऑक्सीजन ही है ना। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कम करोगे तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है सबसे ज्यादा। कौन पाया जाएगा आपका, सिलिकॉन पाया जाएगा, ये है। तो आ जाओ इसका आंसर बताओ प्रणव। Which of the following is a characteristic property of a non-metal? They are good conductor of heat and electricity. They are malleable and ductile. They are lustrous and sonorous. They are brittle and non-conductor of electricity. भैया ये यान दूसरी मुझे वाला। बताओ, यान इसका आंसर बताओ मुझे। नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, वो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, वो तुम्हारे लस्ट्रस और सोनोरस होते हैं, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्रिटल इन नेचर के होते हैं, और वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। भैया डी। डी वाला, शर्म कर लो प्रणव, लस्टरस और सोनोरस बार बार बता चुका मैं। चल इसका बता प्रणव, ये आंसर क्या होगा। कितने नॉन मेटल होते हैं तुम्हारे एलिमेंट में, 118 एलिमेंट में कितने तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं, 10, 11, 22, 98, 22 सी। 22। वेरी गुड, आ जाओ अर्पित इसका आंसर बताओ। अर्पित, भैया नहीं है भैया, है। भैया है भाई नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं। Which Which non-metal non-metal is a liquid at room temperature? बताओ। Iodine भैया। भैया नहीं, ब्रोमाइन। 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 माइक यार पता नहीं तुम लोग यार फैमिली के साथ बैठ के पढ़ते हो, बताओ यार। आ जाओ इसका आंसर बताओ कार्तिक। Which two allotropic forms of carbon are mentioned? भैया डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर भैया बता दो अंश। हाँ बताओ भाई, पूछ। ये एलोट्रॉपिक क्या होता है? एलोट्रॉपिक एलोट्रॉप्स फॉर्म तुमको 4th चैप्टर में बताएंगे। तब भी बता दो दीजिए, कुछ तो बता अभी मैंने दीजिए बताया था, क्लास में ध्यान नहीं दिया तुमने। भैया। मैं थोड़ा पीछे क्लास में नहीं था ना, वो कहीं हाँ तो भाई क्लास में नहीं थे तो बार बार आके टोकोगे फिर तुम। ठीक, बात देख लूंगा। चुप रहे, सुन अब इधर। एलोट्रॉप्स मतलब ये बोल सकते हो कि यार वो किस चीज से फॉर्म्ड हो रखा है। जब मैं बोलता हूँ ना कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब मैं बोलता हूँ कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को अगर मान ले कि मैंने डायमंड बोल दिया, और अगर मान लो मैंने बोल दिया ग्रेफाइट बोल दिया, तो उसका मतलब क्या चीज है कि ये दोनों के दोनों तुम्हारे कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम और श्याम तुम्हारे घनश्याम के मतलब बच्चे थे, मतलब कि एक खून के बच्चे थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो रखी थी, लेकिन थे तो एक ही खून के। ठीक वैसे ये भी है, डायमंड और ग्रेफाइट अलग अलग प्रॉपर्टी हो रखी है, लेकिन मिलकर किससे बने किस चीज से, ये तुम्हारे कार्बन से ही बने हुए। इसी वजह से इसको एलोट्रॉप बोला जा रहा है। आप समझ में आ गया। हाँ हाँ
एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का मतलब तुम बोल सकते हो कि उसके टाइप्स, क्या बोल सकते हो, उसके टाइप्स बोल सकते हो, बस ये हो गया। आ जाओ, आप प्रणव इसका आंसर बताओ। Non-metal are generally known as electronegative element because they have tendency to form negative ions by Watt process, losing electron, sharing proton, gaining electron, losing proton. भैया ए हेलो यान तुम मुझे बताओ, नॉन भैया मेटल को, नॉन मेटल को हाँ हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है निगेटिव आयन को क्या लेकर, वो गेन करके या उसको लूज करके, भैया लूज करके। लूज करके। मैं भैया बोल रहा हूँ गेन कि करके। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज कब होगा ज्यादा, जब तुम उसको गेन करोगे या जब तुम उसको लूज करोगे? अब मुझे बताओ, ऐसे याद करा अरे देता हूँ भाई। भैया गेन करेंगे जब। जब गेन जब करेंगे ना, तो अब इस तरह से याद रख लो कि अगर मान लो कि अगर मैं लिख देता हूँ कि चलो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब तुम लूज पॉजिटिव चार्ज करेंगे को जब। नहीं, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, तब तुम क्या बोलोगे, पॉजिटिव चार्ज को लूज नहीं करते, तब क्या बोलोगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग निगेटिव चार्ज को लूज कर दें तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये। लेकिन निगेटिव चार्ज के लिए आराम हो गया, दिक्कत मत हो, इंट्रो क्लास है, इस पूरे चैप्टर का क्रिप्स मैंने देने की कोशिश की है, तो कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जैसे भैया क्लास आगे आगे बढ़ेगी सब आराम हो जाएगा तुम लोग के लिए। आ जाओ, इसका आंसर बताओ अर्पित। हाँ पूछ भाई, क्या भैया पूछ रहे थे? हाँ पूछ। नेगेटिव चार्ज वही ना, इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन। हाँ ये ठीक। आ जाओ, अभी ये सब चार्ज क्या होता है ये सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि तुम लोग नाइन्थ में कुछ नहीं पढ़ कर आए हो ना। बात ये है, पढ़े अर्पित बता भाई, कुछ नहीं पढ़ा है। एलोट्रॉप पूछ रहा है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन तेरा नाइन्थ में ही था। नहीं था भैया, नहीं था। सब था, चल बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ भैया अर्पित। अर्पित का माइक प्रॉब्लम है, बोल रहा है। हम बता रहे which non-metal element is the exception and is known to lose an electron to form a positive ion H plus. हम्म पॉजिटिव आयन एक्सप्रेस लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऑक्सीजन, क्लो, क्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन लूज करता है यानी प्लस का भैया हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन, गुड। प्लस होता वहां ऊपर लिखा भी है एच पॉजिटिव है, लेकिन ठीक है, अगर इतना भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर दो, अगर आवाज आ रही सही से तो, नहीं तो फिर है। ईयान दे भैया उसका आंसर। नेटवर्क इशू है बोल रहा है। अच्छा ठीक है, ईयान मुझे इसका आंसर दो। मान लो कि अगर ऑक्सीजन एक केमिकल रिएक्शन में जाता है जिसकी वजह से उसके ऊपर दो निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, या उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, या उसने एक एक प्रोटॉन को शेयर कर लिया, या फिर उसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। भैया ए ए वेरी गुड, उसने क्या कर लिया, गेन। गेन, गेन कर लिया। देखो अभी सब समझ में आ जाएगा, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करानी है और कुछ नहीं है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अंश तुम बताओ, कार्तिक तुम बताओ, कार्तिक बेटा। Which non-metal is considered one of the most important because all life on Earth is based on its compound like protein, fats, and carbohydrate. ऑक्सीजन नहीं अच्छा, भैया, कार्बन कौन कह रहा था? कार्बन है ना ये। आ जाओ, इसका आंसर बता दो अंश। The non-metal that is an inert gas and reduce the rate of combustion in the air, making it safe, is हम्म भैया कार्बन। अच्छा, कार्बन मेरे को बता, गैस होती है? नहीं नहीं, इनर्ट गैस तो हो जाएगी नाइट्रोजन। तो बेटा भैया इनर्ट भाग, गैस तो ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ही आज होगी तो ना। बेटा भाग आग बैठ के पी रहे हो, पक्का बता रहा हूँ, तुम सब एक साथ बैठे हो और सबके सब भांग पी रहे हो। आ जाओ प्रणव, बताओ इसका आंसर। हाँ भैया which of the following substances contain sulfur as mentioned in the text? sulfur, water, onion, sand, gold। भैया सैंड। सैंड, सैंड देख रहा हूँ। प्रणव वो नहीं तुम बताओ बेटा, वो यान मेरे को बताओ बेटा, सल्फर कहाँ पाया जाता है आपका? वाटर में पाया जाता है, ओनियन में पाया जाता है, या सैंड में पाया जाता है, या गोल्ड में पाया जाता है? हम बताए भैया भैया। वाटर। वाटर वाटर। में पाया जाता है। भैया हम बताए, भैया हम बताए। रुक जाओ भाई। नहीं कार, नहीं गोल्ड ही। अच्छा अच्छा, ओनियन। एक नंबर। बताओ अरे भाई। ओनियन। अरे भैया ओनियन, ओनियन भी भैया भैया ओनियन।
तो यार क्या ही बोले तुम लोग को। कितने बच्चे भाई। कार्तिक तुम बताओ इसका जल्दी आंसर कंप्लीट करो, क्लास मेरे को Non-metal बंद is the करनी most भैया abundant in the पहला Earth's गलत crust, हुआ है। contributing about 50% of its composition. है। यश भी है, सॉरी यार। Oxygen. ऑक्सीजन। जब कोई नया बच्चा आया करे या फिर जिसका नंबर नहीं आ रहा हो करे बोल दिया करे। यश, नहीं इसका आंसर बताओ बेटा। भैया यस नहीं है। नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। तो फिर तुम बताओ प्रणव। What percentage of the Earth's crust is constituted by the second most abundant non-metal silicon? हम्म। अच्छा, सिलिकॉन 50%, 26%, बोलना नहीं कोई। 26, 26, 7। हाँ। सात 26, सात सात 26 सात गधे। सात 7% में अभी बताया था एल्युमिनियम होता है। सात आठ। अच्छा, 7 8 में एल्यूमिनियम होता है वो तो। हाँ, 26% जो वही तुम्हारा बोलता पाया है, जाता है वो वही तुम्हारा गलत बोल रहा सिलिकॉन होता है। वो कंफ्यूज 50% कर तुम्हारा देती है। कार्बन होता है। 4% तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो होता है एल्युमिनियम के बाद आयरन पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? क्रस्ट में पाया जाएगा, इस तरीके से। लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं भाई। चलो आ जाओ, अंश इसका आंसर बताओ। Which of the following correctly lists the major non-metal in the Earth crust in their decreasing order of abundance? भैया ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। भैया भैया हम पता है, भैया चुप हम पता है। चुप रहो अरे थोड़ा भाई। पहले यार, बोलने दो। यार मुझे भैया बता भाई भैया कि अगर मान लो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता अभी हूँ कि जस्ट सबसे क्वेश्चन ज्यादा आंसर उससे कम उससे कम उससे कम, तो मुझे तो अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल की कैटेगरी कैसे डिफाइन करोगे? कि सबसे ज्यादा आपका सिलिकॉन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया भैया जाता फिर बी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा भैया। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, भैया एल्यूमिनियम। ए वाला, ए वाला। है। बहुत बढ़िया। भैया भैया प्रणव तो फिर तुम वही बी शांत वाला बैठो। हो जाएगा ना भैया। हाँ, बी बी वाला। ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा बी। रहेगा, फिर नहीं नहीं, सिलिकॉन, फिर यहाँ तुम्हारा फॉस्फोरस आ रहा है, केवल नॉन मेटल की कैटेगरी पूछ रहा है वो। केवल मेजर नॉन मेटल की कैटेगरी पूछ रहा जो है। अगर किसी तुम का बी, सही नहीं है। नहीं नहीं, अगर तुम नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम बी वाले को देखोगे तो यहाँ तुम्हारा क्या आ रहा है? मेटल आ रहा है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मजाक में मत लो। क्वेश्चन क्या बोला? मेरे को मेजर नॉन मेटल की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ जो कि तुम्हारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। देखो मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, तुम लोगों को ना मेटल एंड नॉन मेटल मुझे नहीं लगता कि आता है। सच में आता है, मुझे लगा था आता होगा। क्लास में इंट्रो दिया, मैंने बोला कि आप बहुत दिनों बाद करा रहे तो तुम लोग को आता होगा, तो नहीं आता भाई। ये तो मैं समझ गया, ठीक है। ये तुमको नहीं विश्वास है, ना प्रोमिता से जाके पूछना, मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटलनेस बता देगी वो सब। उसको आता होगा, भैया उसको मैंने भैया पढ़ाया है। डक्टाइल वो होते हैं जो इसको फ्लैट कर सकते हैं, मेलेबल वो होते हैं जो स्ट्रेच हो जाते हैं। वेरी गुड। अब शायद इसको दूर हटा दो यहाँ से। अब इसको हटा दो, दूर हटा दो यहाँ से। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी होती है। उल्टा बोल दिया इसने जस्ट। नहीं, मेलेबल तो शायद वो शीट बना सकते हैं और डक्टाइल की वायर बना सकते हैं। समझ रहा हो ये? ये ऐसे ही हाँ कुछ था। हाँ, ऐसे ही। अब ये सही है, अब तुमने सही बोला। ठीक है, सही बात है। पहले उल्टा बोला था। और उससे पूछ लो कि तुम्हारे कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेज में होता है, कौन सा नॉन मेटल होता है, वो ही बता देगी वो। अरे वो मेटल जो लिक्विड में होता है वो तो मर्क्यूरी होता है। और वो वाला तो दूसरा कौन सा? नॉन मेटल कौन सा होता है जो लिक्विड स्टेज में होता है? वो याद नहीं। ब्रोमाइन। बस देखो हाँ, ब्रोमाइन। ब्रो। हाँ हाँ। हाँ, देख रहा, सब के सब पानी में है। भैया भैया सब। हमने बाकी तो तो ब्रो बता दिया था। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं फिर भी इसको आ जाएगा, भैया तुम देख, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ। ब्रोमाइन हमने तो बताया भैया, ब्रोमाइन हाँ, हमने मैं तुम्हें लिटरली चैलेंज दे रहा हूँ, तुम देख लेना। ये एक बार मतलब क्या कहते हैं कि थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर पढ़ेगी केमिस्ट्री का, तुम्हारा ये मेटल एंड नॉन मेटल इसने पढ़ रखा है अभी से ही। तुम्हारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर बिना पढ़े तुमको बता देगी ये। बस ये है कि आप प्रैक्टिस में रहो, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये आराम से हो गया है ना। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। आज तो हम लोग क्लास में बातें कर ले गए थे थोड़ी बहुत, लेकिन कभी होनी नहीं चाहिए, समझ में आ गया? क्लास में बातें अलाउड नहीं भाई, एकदम से, है ना ये। वैसे बातें नहीं हुई थी लेकिन फिर भी है ना, बातें नहीं होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन अर्थ
क्रस्ट, तुम्हारा ये 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, what are the 2 liquids from 118 elements? तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? हाँ भैया। आ गया ना? ये ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, क्लास को बंद करते हैं। बताओ